देखो हमने लास्ट टॉपिक क्या पढ़ रहे थे, हमारा नातेदारी। अब नातेदारी की हमने क्या देख लिया था, अर्थ देख लिया था, और नातेदारी की हमने क्या देख ली थी, परिभाषाएं भी देख ली थी, है ना। ठीक, हाँ नील पढ़ना नातेदार है, बंद कर, 1 मिनट रोको तो। चलो विशाल आप बता दो उनको, है ना। तो नातेदारी का अर्थ और नातेदारी की परिभाषा है। अच्छा ठीक है, तो नातेदारी का अर्थ क्या होता है और नातेदारी की परिभाषाएं क्या थी। तो अर्थ मतलब बड़ा परिवार। नातेदारी देखो, रिश्तेदार नातेदार बोलते हैं ना, एक तो होता है परिवार। तो परिवार में कौन होता है, ब्लड रिलेशन भी हो सकता है, या एक तो मम्मी, फादर, मदर और इनके चाइल्ड, ठीक, या एडॉप्ट किया है, वो एडॉप्ट करते हैं ना, मान के चलिए मेरे बेटी नहीं हुई तो बेटी एडॉप्ट कर ली, तो वो भी मेरा परिवार बन जाएगी, ब्लड रिलेशन बन जाएगा उससे ना, भले ब्लड रिलेशन नहीं परिवार। लेकिन नातेदारी में कौन होता है, मेरी बेटी का जमाई, उसके सास ससुर, वो भी मेरे नातेदार लगेंगे। जैसे मान के बेटा हुआ, बेटे के सास ससुर, बेटे के रिश्तेदार कोई, उसके वहाँ वाले, तो वो भी नातेदार। मेरी पत्नी तो क्या है, मेरा परिवार है, लेकिन उसकी बहन क्या है, मेरी नातेदार बन जाएगी। मेरे सास ससुर क्या है, नातेदार बन जाएंगे। तो नातेदारी में कौन होता है, परिवार के भी रिश्ते वाले, आपका रिश्ता रहता है वो होता है नातेदार। अब इनकी हमने परिभाषाएं देखी थी अलग अलग लोगों की। अब हम देखेंगे नातेदारी की क्या क्या विशेषता होती है। ठीक है, नातेदारी क्या विशेषता होती है। देखो नातेदारी से क्वेश्चन कैसे आएगा, ऐसे आ सकता है कि नातेदारी से आप क्या समझते हैं, कि इन्हीं दो विचारकों की परिभाषा लिखते हुए इसका अर्थ समझाइए, है ना। या नातेदारी की विशेषता क्या है, या नातेदारी से आप क्या समझते हैं, है ना। या क्वेश्चन आ गया क्या, किसी का नाम आ गया, रॉबिन फोक्स के अनुसार नातेदारी की परिभाषा क्या है, या रेडक्लिफ ब्राउन ने नातेदारी को क्या कहा, ऐसे क्वेश्चन आ सकते, है ना। हाँ, ऐसे अधिकतम ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, इसके अलावा क्वेश्चन नहीं। जिस, है ना, ये कैसे हम कर सकते हैं कि ये आएगा, ये तो हमने समझा रखा है, बाकी कुछ भी आ सकता है। अब नातेदारी की विशेषता क्या होती है, अब जैसे परिवार हर जगह पाया जाता है, दुनिया में सब में एग्जिस्ट करता है, ऐसे ही नातेदारी सार्वभौमिक है। तो नातेदारी क्या है, विशेषता देख रहे हैं। तो नातेदारी क्या है कि किसकी, नातेदारी सार्वभौमिक है। क्या है, सार्वभौमिक है। और ये सभी समाजों में क्या पाया जाता है, ये सभी समाजों में पाई जाती है, सभी समाजों में पाई जाती है। हाँ, सभी समाज, हर वर्ग में, है ना, सभी समाजों में पाई जाती है। अच्छा, नातेदारी क्या है, विशिष्टता होती है। विशिष्टता का मतलब समझते हैं क्या होता है, अविशिष्ट, विशिष्ट है वो, मतलब अलग परिवार में अलग नातेदार हो सकता है। जैसे कि मुसलमानों का अगर देखेंगे या कुछ जनजातियों का देखें, तो मुसलमानों में मामा की लड़की से, अंकल की लड़की से भी शादी हो सकती है, जबकि हिंदुओं में मामा की लड़की और ये शादी नहीं कर सकते। तो हाँ, तो मुसलमान में अगर हम देखेंगे तो क्या रहता है, सगी बहन को छोड़कर किससे शादी कर सकते, तो वहाँ परिवार बन सकता है। लेकिन हिंदुओं में सगी बहन, मामा की लड़की, काका की लड़की, बुआ की लड़की छोड़ देते हैं ना, तो नातेदारी, परिवार तो सबका कैसे बनता है, माँ बाप और बच्चों से बनता है, तो वो क्या रहता है, सामान्य रहता है। लेकिन नातेदारी विशिष्ट रहती है, क्यों, क्योंकि अलग अलग जगह पर इसका कॉन्टेक्स्ट अलग अलग। ये समझ आ गया। जैसे एक हो गया कि क्या हो गया, इसका उदाहरण ऐसा है कि हम जो है, हाँ, कपड़े का ही उदाहरण ले कि कपड़े पहनते हैं, ऊपर पहनेंगे नीचे पहनेंगे। अब इसमें कोई पजामा पहन लो, कोई प्लाजो पहन लो, कोई ऊपर टी शर्ट पहन लो, कोई ऊपर कुर्ता पहन लो, ये अलग अलग हो सकता है। लेकिन सामान्य क्या है, दो चीजें पहनना। लेकिन अब कोई मान के चलो पुराने जमाने में क्या रहता था, वो ये पत्ते बांध लिए, तो ये विशिष्टता हो गई ना। तो आज के जमाने में जैसे कि नातेदारी क्या है, एक तो सार्वभौमिक हो गई, उसके बाद नातेदारी विशिष्ट है। विशिष्ट का मतलब क्या होता है, यहाँ पर अलग अलग समाजों में नातेदारी अलग अलग काउंट हो सकती है। जैसे कि हिंदुओं में नातेदारी के अंतर्गत बुआ की लड़की, मामा की लड़की, अंकल की लड़की आती है, नातेदारी में आएगी वो, उसके ससुराल वाले नातेदारी में। लेकिन मुसलमानों में बुआ की लड़की शादी कर ली, क्या बन गए, वो परिवार बन गया होता। तो वो अलग, तो विशिष्ट है। तो
हर समाज में नातेदारी अलग अलग हो सकती है। ये समझ आ गया ना प्रिया, समझ आ गया आपके? आ गया। अब तो देखो क्या लिखा है, नातेदारी व्यवस्था में विशिष्टता पाई जाती, स्पेशलिटी, और इसका स्वरूप विभिन्न समाजों में भिन्न भिन्न हो सकता है। विशिष्टता का मतलब क्या होता है? अलग अलग। अब हम देखेंगे कि नातेदारी में सामाजिक संगठन, अच्छा नातेदारी का संगठन में शक्ति मतलब नातेदारी में सारे परिवार वाले आ जाते हैं ना शादियों में, तो नातेदारी में क्या होता है? संगठनिक शक्ति होती। क्या होता है? संगठन। क्या होता है? सामाजिक आधार क्या होता है नातेदारी का? संगठन। नातेदारी क्यों बनी? एक साथ आने के लिए, संगठन बनाने के लिए। बोले नातेदारी क्यों बनी? तो संगठन के लिए, है ना, एक साथ सब कलेक्टिव आए, कलेक्टिवनेस की फीलिंग आए, हम की भावनाओं में की नहीं, उसलिए नातेदारी बनाई कि हम सब एक ही। ठीक, अब अगला है आपका, अच्छा नातेदारी को समझने के लिए वो रॉकेट साइंस चाहिए कि सामान्य बात है कि क्या है? बेटी का पति और बेटी के सास ससुर अपने नातेदार, मामा और मामा के भाई आपके, मामा के मतलब मामा के ससुराल वाले आपके नातेदार। रिश्तेदार नातेदार एक ही होता है। तो नातेदारी क्या है? सरल है। आप ऐसे गोलू क्वेश्चन भी, ऐसे गोलू भी पॉइंट लिख सकते हैं, कुछ नहीं मिला तो ये लिख दे, बोलो नातेदारी सरल होता है, कोई मतलब नहीं इस बात का, फोकट बात है, पर आप लिख सकते हैं आंसर में, कॉपी छोड़ना नहीं है खाली। तो नातेदारी सरल व सामान्य है, जिसे बहुत आसानी से समझा जा सकता है, बाकी ये कोई मतलब नहीं। अब हम देखेंगे कि नाते बी की बेटी है और बी का पति ए का नातेदार, ऐसे नहीं लिखना, मैं बता दूंगा। सर ऐसे लिखेंगे मामा की बेटी नहीं, परीक्षार्थी कौन है? इंसान है, और परीक्षक भी कौन है? इंसान। अब वो इंसान है तो आप ए भी लिखोगे, वो समझे, बोले ए कहीं भी यार, बोले मामा की लड़की का बुआ का बेटा, यार व्यवहारिक ज्ञान, व्यवहारिक किताबी ज्ञान नहीं, दुनिया में कोशिश करे किताबी ज्ञान कम हो, व्यवहारिक ज्ञान ज़्यादा हो। अब हम देखेंगे नातेदारी के प्रकार, चेतन जी, और भेद दो, है ना। थैंक यू, पैसे ही मिल जाते तो अच्छा रहता बैग में। ये रख दो आपके पास, रखो, भी आ रहा हूँ मैं, बताऊँ 10 मिनट को। हाँ, ये पीछे उधर इंक्वायरी दे रहे विशाल भैया, देखो एक और कला है उनमें, इंक्वायरी की भी, सर का भी काम करते हो। हाँ, तो अब नातेदारी के प्रकार, क्वेश्चन आ गया, नातेदारी से आप क्या समझते हैं? आर.एल. शर्मा के अनुसार नातेदारी की परिभाषा, साथ ही साथ नातेदारी के प्रकार लिखिए, है ना। 7 नंबर में आ गया, 10 नंबर में आ गया, तो आप लिखेंगे। तो नातेदारी कितने प्रकार की होती है? सामान्यतः देयर आर 3 टाइप्स ऑफ किनशिप, है ना। किनशिप, हाउ मेनी टाइप्स? 3 टाइप। आपके उसमें समझ आ रहा है ना, कोई प्रॉब्लम है? हाँ, तो कोई बात नहीं है, नहीं तद्दी है वो सिविल जॉब्स के चल रहा है, पर ये इससे सामान्य भाषा, और उसमें आई मैग्नस में और सामान्य भाषा उसमें, हाँ बहुत शानदार भाषा है ना। अब हम देखेंगे, पहला है रक्त मूलक या समरक्ति, इसको इंग्लिश में ब्लड रिलेशन वाले है ना, ब्लड रिलेशन लिख रखा है ना। तो पहली आपकी रक्त मूलक या समरक्ति। समरक्ति मतलब समझते हैं आप? सेम ब्लड ग्रुप। ओ पॉजिटिव किसका है ब्लड ग्रुप? 99% का तो ओ पॉजिटिव होगा। ओ पॉजिटिव। और आपका कौन सा है? आपका नहीं पता, आपका कौन सा? बी पॉजिटिव। 3 बार, मैंने 30 बार कर दिया है। हाँ, मैंने बोला कभी ओ नेगेटिव, और ओ नेगेटिव भी होता है और ए बी नेगेटिव भी होता है। 2 ऐसे ग्रुप है जो नहीं, बी नेगेटिव, ए बी नहीं, बी नेगेटिव, जो बहुत रेयरली मिलते। अरे कोई कमजोरी महसूस हुआ, कितनी बार मैं उठ के चला जाऊँ किसी को भी देने में, किसी को भी फूलते। तो कल मेरा पेट देख ही लिया मैंने एक फोटो में, बहुत मोटा आदमी लग रहा हूँ यार, मैं तो अपने आप को बहुत बच्चा समझता था, लेकिन वो आदमी लगने लगा मैं तो। हाँ अरे आदमी, मैं सच में इतना मोटा बुजुर्ग आदमी लगने लगा यार आप लोगों की तुलना में। फिर मैं बच्चा बना कल, चलो हरकतों से ही बच्चे दिखने लगे, पर वाह ठीक है, इतना बड़ा दिखने चाहिए। बोले अरे कोचिंग चलाते बच्चे कैसे कोचिंग चलाने लगे, तो बड़ा दिखने चाहिए।
लोगों को भरोसा तो होता ही नहीं मेरे ऊपर, तो चड्डा पहन के आ गए, नहीं है कुछ नहीं बुलाते हैं ये। लोगों को क्यों भरोसा, बाढ़ में जाए लोग। सर आप क्या होता मैं नहीं सोचता हूँ, क्या बोलते हो सर आप? मैं क्यों सोचता हूँ, पहले बोलो लोग भरोसा करो। नहीं वही तो, लोगों को भरोसा नहीं होता है तो मैं क्यों कराऊँ भरोसा, मैं क्यों कराऊँ भरोसा। मेरा काम अपना है, मैं दुनिया देखेगी, बाढ़ में जाए लोग। आपको भी यही शुरू बोले, वो क्या बोलेंगे, वो क्या बोलेंगे, वो चल 4 लट रखो उनके, वो तो बहुत दिक्कत है, वो सेट मुझे बहुत दिक्कत है। हाँ, वो तो क्या वो सभी बोलते हो तुम। हाँ, अब पहले ये सम रक्त, मनीष जी और अरुण जी, आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता पड़े पे, दूसरे काम छोड़कर। हाँ, तो रक्त मूलक क्या मतलब, ब्लड रिलेशन वाली नातेदारी। कौन सी नातेदारी, ब्लड रिलेशन वाली नातेदारी, है ना, ब्लड रिलेशन वाली नातेदारी। अब हम देखेंगे ब्लड रिलेशन में आपके भाई, आपका क्या बन गया, परिवार बन गया, और आपके भाई के साथ ससुर क्या बन गए, रक्त मूलक नातेदार। तो क्या लिख रखा है, रक्त पर आधारित नातेदारी को समरक्त नातेदारी। रक्त पर आधारित मतलब एक खून, एक माँ के पेट से जन्मे, वही रक्त मूलक नातेदारी हो सकती है। बस रक्त मूलक नातेदारी तभी होगी जब एक माँ के पेट से जन्मे हो 2 भाई बहन, और इससे संबंधित व्यक्तियों को समरक्त नातेदार कहा। इससे संबंधित व्यक्ति मतलब आपका भाई, आपके भाई के ससुराल वाले, आपकी बहन के ससुराल वाले, वो कौन है, आपके नातेदार हो गए, मतलब समरक्त नातेदार हो गए, है ना। और लिखो, रक्त पर आधारित नातेदारी को समरक्त नातेदारी कहा जाता है। रिलेटेड टू ब्लड रिलेशन, किनशिप कंसिडर एज ब्लड रिलेशन, किनशिप बस, और रिलेटेड टू सेम ब्लड ग्रुप, ये कौन सी है, समरक्ती नातेदारी। ठीक, 2-4 वर्ड आगे पीछे लिखे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम एट द एंड आप परीक्षा पास होंगे आपके दिमाग से और आपके लिखने से, मैं ये भी बता दूं, ये बता रहे हैं, ये कोई आइडियल नहीं है, ये हम आपको एक रास्ता दिखा रहे हैं कि आप ऐसा कर सकते हैं। अब आपके हिसाब से करें आप। आई कार्ड कहाँ गया आपका, हो गया, मैंने नहीं खोया। कैसे खो गया, दूसरी बार दीदी ने कहीं रख दिया। क्यों खो गया, मैं क्या करूँ, उसने पता नहीं कहाँ रख दिया, बैग में। आपका कहाँ गया, आपका कहाँ गया? तो बैग में कितना दूध दे रहा है, आपका आई कार्ड कहाँ गया, क्या कर रहा है बैग में, ला दो, आपका दे दो मुझे, पैसे दे देना, आप नहीं बनवाना, सर नया बनवाना पड़ेगा ना, मैं तो पैसे देने पड़ेंगे उसके, आप फ्री में नहीं बनेगा। पैसे देंगे हाँ, ना सर, नहीं बनेगा, क्योंकि मनी आई कार्ड का कैसे खुल जाता है, कैसे खुल जाता है, ला मुझे, तो मैं नहीं खुलूँ, बताओ। सर वो चल कहते हैं बारिश हो जाती तो मतलब वापस खराब हो जाता है, इसलिए भूल जाते हैं। भाई पेन क्या आना है आपको, इसलिए देख रहे तो लोग देखे कि इतनी व्यवस्थित जगह जा रही है, ये मतलब कुछ नहीं बोलूँगा मैं, बेवकूफ़ हूँ जो पैसे बिगाड़ रहा हूँ इनके लिए। पैसे नहीं लिए आई कार्ड के लोग, है ना, 5-5 हज़ार तो इसके लेते, टी शर्ट ने, आई कार्ड के ने, एक बैग देने के, आई बात समझ। 5,000 रुपये लगते, 4 किताबें दे देंगे, नोट्स में भी प्रिंट कर लूँ 100 रुपये में, ने एक बैग दे देंगे 200 रुपये का बैग पड़ेगा, ने 200 रुपये की टी शर्ट, ऐसे लूटो तो ये अच्छा लगता है, और वो फिर शौक से पहन के जा रहे, क्योंकि 5,000 लगेंगे। कल से कोई आई कार्ड पहन के ना बैठ मत जाना क्लास में, मैं आप लोगों को बनवाऊंगा, आज फोटो खींचेंगे आपका, इन मोनिका का नहीं, इन तीनों का, वो नहीं आए उनका भी खींचना था, कहाँ गया आई कार्ड, तो बैग में क्या दूध दे रहा है वो पेन लेना निकाल के क्यों सुन रही है, बताओ क्या हो रहा, मनीष इधर लाओ आपका, तोड़ दिया ये क्या हो गया मनीष जी, क्या बोलूँगा, मनीष जी इसको ऐसे जोर से खींचोगे तो ना, आप गले में तो खींचना नहीं पड़ता यार, मुझे लगता है इतना जोर से तो आप खींचोगे भी नहीं, क्यों, तो फिर कैसे निकल रहा है, मतलब हम तैयारी कर रहे, क्या मजाक कर रहे हैं यार, ये कॉमन सेंस वाली बात, सर जैसी बात कर दी आपने कि 3 लोग हैं हम गाड़ी पे, लो जैसे गुरु ऐसे शिष्य रहेंगे। हाँ, तो रक्त मूलक या समरक्ती नातेदारी समझ गए आप,
है ना। और दूसरे प्रकार से माता पिता भाई बहन के बीच पाए जाने वाले संबंध को क्या कहा जाता है? समरक्तता, नातेदारी। परिवार, देखो नातेदार एक इतना बड़ा स्कोप है, इसके अंतर्गत परिवार भी आता है। नातेदारी बड़ी है, परिवार छोटा है, तो परिवार भी नातेदार है। क्वेश्चन आएगा क्या नातेदारी परिवार है? हाँ है। क्या परिवार नातेदारी है? नहीं। नातेदारी के अंतर्गत परिवार आता है, परिवार के अंतर्गत नातेदारी नहीं आती है ना। अब अगला है आपकी, तो ये आ गया ना रक्त मूलक या सेम ब्लड रिलेशन वाली। अगर आप एक माँ बाप के बच्चे, क्या है समाज में नातेदारी? क्या लिखा है मैंने? समाज में नहीं होती, वो नहीं होती। अगला है आपका, अच्छा वो आपको उसमें नहीं लिख रखा ना, वो है इमेजिनरी किनशिप, लिख लो आप, है ना, काल्पनिक नातेदारी बताएंगे अभी। हाँ, दूसरा है आपका विवाह मूलक नातेदारी। देखो ये चीजें ना, ये सामान्य जो आप रोज दुनिया में देखते हो वो चीजें पढ़ना नहीं, इसको दुनिया देखनी, आपके सामने देखना कि क्या हो रहा है। अगली क्या है? विवाह मूलक, शादी करके जो नातेदारी बनती, मतलब मेरी शादी हो गई, मेरे ससुराल, मेरे सास ससुर मेरे नातेदार बन गए, साले जी नातेदार बन गए, साली जी नातेदार बन गए, वर्ड हाउस जी नातेदार बन गए, ठीक तो ये क्या बन गया? विवाह मूलक, मतलब विवाह के आधार पर बनती है नातेदारी। आपने शादी करी, आपके शादी के बाद जो लोग बने, या आपकी पत्नी भी आपका परिवार बन गई, और परिवार भी नातेदार होता है। तो विवाह के बाद जो बनती है, जैसे कि इसमें क्या आता है, पति पत्नी के बीच आपसी एवं एक दूसरे पक्ष में बनने वाले ये समझ गए ना कि एक तो हस्बैंड वाइफ भी एक परिवार तो बने, परिवार के साथ नातेदार भी बने। हस्बैंड के माता पिता उस पत्नी के लिए क्या बन गए? नातेदार। पति के लिए उस लड़की के माता पिता क्या बन गए? नातेदार बन गए, मतलब रिश्तेदार। नातेदार को देसी भाषा में रिश्तेदार भी लिख सकते हैं, लेकिन समाजशास्त्र में इसको नातेदार किनशिप कहा जाता है, मतलब रिलेशनशिप, नातेदारी, रिश्तेदारी, है ना। अब अगला है आपका, विवाह के आधार पर समझाने की आवश्यकता नहीं है, आप दैनिक दुनिया में रोज देखते हैं। अगला है आपका काल्पनिक, इसको लिख लेना नेहा, इमेजिनरी रिलेशनशिप, इमेजिनरी किनशिप। क्या है? लिखो, काल्पनिक है ना, हाँ काल्पनिक नातेदारी लिखो आप, गोद लेना, है ना, एडोप्ट, बाय एडोप्टेशन। काल्पनिक नातेदारी कैसे बन सकती है? बाय एडोप्टेशन। एडोप्ट करते हैं ना बच्चों को, तो वो काल्पनिक है, हमारा परिवार बन जाता है, वो ब्लड रिलेशन नहीं रहता, लेकिन परिवार कैसे बन, मैं मान के चलो किसी बेटे को क्या लूंगा, गोद लूंगा, तो वो मेरा परिवार बन गई, मेरा नातेदारी भी बनी, पर नातेदारी किस आधार पर बनी? वो कल्पना के आधार पर, कि मैंने उसे अपनी बेटी माना, तो मतलब हमने कल्पना करी, तो काल्पनिक नातेदारी में बाय एडोप्टेशन। तो काल्पनिक नातेदारी में कैसे बनते रिश्ते? कल्पना के आधार पर, कल्पना करते हैं। अब हम देखेंगे कल कि नातेदारी में क्या क्या है, श्रेणियां या कितने प्रकार से नातेदारी बनती है, कि प्राइमरी रिलेशनशिप, सेकेंडरी रिलेशनशिप, टर्शियरी रिलेशनशिप, ये कल देखेंगे। ठीक, बंद कर दो इसको, जो इसको जाना हो जा सकते हैं, और कोशिश करें जिसकी फीस। नातेदारी क्या पढ़ रहे? नातेदारी, इसको क्या बोला? किनशिप। क्या बोला जाता है? किनशिप। नातेदारी का हम क्या देख चुके हैं? अर्थ, परिभाषाएं, विशेषताएं। अब हम क्या देख रहे थे लास्ट में, और लास्ट में क्या देखा? प्रकार। कितने प्रकार की नातेदारी होती है? 3 प्रकार की। एक कौन सी? रक्तमूलक, विवाह मूलक और काल्पनिक, है ना, विवाह मूलक और काल्पनिक। रक्त मूलक मतलब क्या होता है? ब्लड रिलेशन, है ना, एक माँ के पेट से जन्मी, रक्त मूलक, और उनके जो रिश्ते बने वो। विवाह मतलब शादी कर ली हमने, मैंने शादी करी, मेरे ससुराल वाले मेरे नातेदार बन गए, रिश्तेदार बन गए, वो कौन सी नातेदारी? विवाह मूलक। मैंने बेटी को एडॉप्ट कर लिया, वो कौन सी हो गई? काल्पनिक। कल्पना, उसके जो पति रहेगा वो मेरा जमाई बनेगा, मतलब काल्पनिक नातेदारी है ये। तो ये 3 प्रकार की नातेदारी के प्रकार हैं। इससे पहले हम नातेदारी देखे थे। नातेदारी क्या है? परिवार का एक विस्तृत रूप है। ठीक, परिवार का एक विस्तृत रूप है। अब हम देखेंगे कि नातेदारी की क्या है, कितनी श्रेणियां में बांटा गया है। नातेदारी की श्रेणियां या भेद लिखेंगे अब। नातेदारी की श्रेणियां, है ना, कितने प्रकार से इस नातेदारी को हम किन श्रेणियों में रख सकते हैं। ठीक, नातेदारी की श्रेणियां या कितनी श्रेणी में, अलग अलग सीरीज में बांट रखा है ना, भेद, है ना, नातेदारी की श्रेणी या भेद। ठीक, तो क्या है? सबसे पहली है आपकी
प्राथमिक नातेदारी कितनी श्रेणी मतलब सीरीज रहती है ना, बोले पहला रिश्तेदारी, बोले एक पीढ़ी दो पीढ़ी, आपने सुना होगा तीसरे तपेले, ऐसे सुना क्यों रहे वो तो रिश्तेदार के रिश्तेदार, तो ऐसे श्रेणियों में बांट रखे। प्राथमिक नातेदारी मतलब जिनका हमसे डायरेक्ट संबंध है, मतलब कोई माँ बाप है उनका जमाई, जमाई क्या हो गया आपका प्राथमिक नातेदार, उनकी बहन फिर उनकी द्वितीयक नातेदार हो गई, उसकी बहन के ससुर वाले तृतीयक नातेदार हो गए। ऐसे श्रेणियां बांट रखी किसकी नातेदारी की। तो लिखिए प्राथमिक नातेदारी या संबंधी, प्राथमिक ये प्राइमरी प्राथमिक या संबंधी, प्राथमिक नातेदारी या संबंधी। ठीक, प्राथमिक का मतलब क्या होता है, ब्लड रिलेशन से बनी हुई है, सीधी सी क्या है, क्या लिख रखा है, प्राथमिक नातेदार वह व्यक्ति होता है जो रक्त संबंध या विवाह संबंधों द्वारा एक दूसरे से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ता है। मतलब एक तो बेटा बन गए आप, बेटी बन गए, ये क्या बन गया ब्लड रिलेशन, ये किससे बना ब्लड से, जमाई बन गए है ना, और अपने बहू बन गए, ये क्या बन गया ये विवाह से, और गोद, गोद की बेटी, ये क्या बन गया आपका कल्पना से, कल्पना से है ना, कल्पना से। तो ये बन गया आपका प्राथमिक नातेदारी। प्राथमिक नातेदारी मतलब जिनका संबंध डायरेक्ट हो। प्राइमरी रिलेशनशिप में क्या होता है, प्राइमरी किंगशिप में हमारा डायरेक्ट रिलेशन हो, जैसे कि बेटा बेटी माँ बाप से, और उनका जो संबंध बनेगा वो माँ बाप से रहेगा। उसके बाद जमाई या बहू बन गए, विवाह से बना। उसके बाद बेटी अडॉप्ट कर ली, वो भी कल्पना से बना। तो क्या लिख रखा है, प्राथमिक नातेदार वह व्यक्ति होता है जो रक्त संबंध या विवाह संबंधों के द्वारा एक दूसरे से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा है। अच्छा, प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा कैसे, मतलब उनके घर आना जाना रहेगा, मिलना रहेगा, प्रत्यक्ष उनसे बात होती रहेगी, है ना। जैसे आपके मामा जी हो गए, वो आपके प्राथमिक नातेदार है, आपके अंकल आपके प्राथमिक नातेदार, आपका भाई आपका प्राथमिक। परिवार किसका हिस्सा है, नातेदारी का हिस्सा है। देखो ये परिवार है, और परिवार से बड़ा नातेदारी होती है कि नहीं होती, परिवार से मिलकर नातेदारी बनती है ना। तो नातेदारी के अंदर परिवार आता है। ठीक, नातेदारी एक बड़ा कॉन्सेप्ट है। नातेदारी क्या है, एक बड़ा सिद्धांत है, और नातेदारी के अंदर क्या आता है आपका परिवार। तो जो आपका परिवार है वो परिवार तो परिवार रहेगा ही, लेकिन नातेदार भी रहेगा। नातेदार मतलब रिलेशन, संबंधी, है ना। तो अब क्या देखें हम कि प्राथमिक नातेदारी में क्या होता है आपका, प्रत्यक्ष रूप से जुड़े रहते हैं हम। प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट तरीके से। और इसमें कौन होता है, जैसे कि इसका उदाहरण क्या है, हाँ एस.सी. दुबे ने क्या बोला, लिखना है, लिखो एस.सी. दुबे, इसके बारे में एस.सी. दुबे, एस.सी. सॉरी ए.एस. दुबे, एस दुबे क्या है, एस दुबे ने क्या बोला है, इन्होंने बोला है कि 8 प्रकार के संबंध श्रृंखला से जुड़े व्यक्तियों को वेरी मोस्ट 8 प्रकार की संबंध श्रृंखला, 8 प्रकार की संबंध श्रृंखला, 8 प्रकार की संबंध श्रृंखला से जुड़े व्यक्तियों को प्राथमिक या स्वजन कहा जाता है। प्राथमिक नातेदार का क्वेश्चन आएगा कि एस.सी. दुबे ने प्राथमिक नातेदारी की क्या परिभाषा दी, तो 8 प्रकार के श्रृंखला से जुड़े व्यक्तियों को क्या कहा जाता है, प्राथमिक नातेदार कहा जाता है। ठीक, इसमें कौन होता है, पति पत्नी। ये 8 प्रकार कौन से हैं, हस्बैंड वाइफ, कौन हो गया हस्बैंड वाइफ, होमवर्क नहीं, मदर और डॉटर, मदर और डॉटर, और फादर और डॉटर, मदर और डॉटर, फादर और डॉटर, है ना। मदर और बच्चों क्या बोलते हैं, लड़के को सन, मदर और सन हो गया, फादर और सन हो गया, ब्रदर एंड सिस्टर हो गया, भाई और बहन हो गया, और बहनें 2 बहनें हो गई, सिस्टर एंड सिस्टर। ये कितने, 1 2 3 4 5 6 7, एक और क्या रहा आपका, ब्रदर एंड ब्रदर, ब्रदर एंड ब्रदर। अब ये 8 प्रकार की श्रृंखला है। एस दुबे के अनुसार क्या है कि क्वेश्चन आएगा, एस दुबे ने प्राथमिक नातेदारी की क्या डेफिनेशन दी है। तो 8 लोगों की एक सीरीज है, उस सीरीज में कौन आता है, हस्बैंड वाइफ, ब्रदर एंड ब्रदर, भाई भाई, मदर एंड डॉटर, फादर एंड डॉटर, मदर एंड सन, फादर एंड सन, ब्रदर एंड सिस्टर, सिस्टर एंड सिस्टर, और फिर ब्रदर और ब्रदर। ये जो हमारे रिश्ते बनते हैं ना, वही ये कुछ नहीं, ये तो बात नहीं है,
नई बात कुछ भी नहीं है ना। तो ये हो गया आपका प्राथमिक नातेदार। कुल मिला के जो आपसे प्रत्यक्ष रूप से जुड़े रहते वो है प्राथमिक नातेदारी, खत्म बात। अब हम देखेंगे द्वितीयक नातेदारी। ठीक है, डायग्राम बनाओ, ठीक नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक, द्वितीयक नातेदारी। द्वितीयक नातेदारी अगर हम देखें, ठीक, द्वितीयक नातेदारी क्या है, देखो इसको। द्वितीयक नातेदारी का क्या कहा जाता है इसे, हमारी बेटी है, बेटी का जमाई, बेटी क्या है प्राथमिक, बेटी का पति या बेटी के सास ससुर द्वितीय। ठीक, तो क्या लिख रखा है, जो उपयुक्त प्राथमिक संबंधियों से प्राथमिक संबंधी, प्राथमिक है। हमारा प्राथमिक कौन है, हमारी बेटी है, और हमारी बेटी के प्राथमिक कौन है, उसके सास ससुर, उसका पति। तो प्राथमिक क्या कहलाए आपके, द्वितीयक संबंधी है ना। देखो ये बहुत सामान्य बात है, लोग इतनी बड़ी बात, कुछ बड़ी बात नहीं है ना। शादी के बाद जो शादी होगी उससे पहले, जैसे मान के चले कोई लड़की है तो अपने माँ बाप से क्या है उनका प्राथमिक नातेदारी, लेकिन उसकी शादी हुई जैसी किसी लड़की की तो ससुराल से प्राथमिक नातेदारी बन जाएगी। तो उस बेटी के ससुराल वाले हमारे क्या लगेंगे, सेकेंडरी रिलेशनशिप या सेकेंडरी किनशिप। और अब हम देखें द्वितीयक नातेदारी। नातेदारी को क्या कहा जाता है, संबंध भी कहा जाता है, रिलेशनशिप भी कहा जाता है ना, नातेदार या संबंधी। आपने सुना सगे संबंधी, हग्गा जी, ऐसा। ठीक, तो अब द्वितीयक नातेदार में कौन होते हैं, प्राथमिक नातेदार के प्राथमिक संबंध ही द्वितीयक नातेदार है। ये इससे में यही परिभाषा लिखो, प्राथमिक नातेदार के प्राथमिक संबंधी ही, संबंधी का मतलब नातेदार होता है। यहाँ एक अच्छी लाइन बन गई, प्राथमिक नातेदार के प्राथमिक संबंधी क्या है, द्वितीयक नातेदार है। किसके लिए, हमारे लिए। अगर हम अपने आप को केंद्र में रखें तो हमारी, ये मेरी पत्नी है ना, ठीक, हमारा बच्चा हुआ, बेटी हुई है ना। अब ये क्या है, प्राथमिक नातेदारी। इसका ससुराल बन गया तो इसका हस्बैंड आ गया, तो इसका हस्बैंड इसके लिए क्या है, प्राथमिक है, तो ये मेरे लिए क्या बन गया, द्वितीयक है। ठीक, ऐसा होता है। तो प्राथमिक नातेदारों के प्राथमिक नातेदार को क्या कहा जाता है, द्वितीयक नातेदार। जो प्राइमरी रिलेशन है ना, जो प्राइमरी किनशिप, उनके प्राइमरी किनशिप को क्या कहा जाएगा, सेकेंडरी किनशिप कहा जाता है। ठीक, एग्जाम्पल क्या देखेंगे, बहन का पति बहन के लिए प्राथमिक है, परंतु भाई के लिए क्या है, जीजाजी, द्वितीयक है। ये आप सामान्य जानते, चाचा चाची ये सब आप जानते हैं, कि ये लिख लेंगे आप, है ना। अब अगला देखिए, मर्डोक लिख लेंगे आप, ये इतना सा, मर्डोक ये व्यक्ति है, ये मर्डोक ने द्वितीयक संबंधियों की संख्या 33 बताइए। कितनी, इसमें थर्ड वाले में बताइए, सेकेंडरी में थर्ड वाले में 151 बताए गए। इसमें तो लिखा है मर्डोक है, जिसमें 33 टाइप ऑफ सेकेंड। हाँ, वो 151 टर्शरी में बताइए मर्डोक ने। एक व्यक्ति दोनों के बारे में बोल सकता है कि लिखेंगे। द्वितीयक नातेदारी मर्डोक ने कितनी बताई है, 33। क्या कितनी नातेदारी होती है, जैसे हमने देखा था ना, प्राथमिक नातेदारी में एस सी दुबेन क्या बोला था, 8 प्रकार की होती है। ऐसे ही मर्डोक ने बोले, क्या वो याद रखना है, क्या कभी भी याद नहीं रखना है, कभी भी याद नहीं रखना है। तो मर्डोक ने कितने प्रकार की बताई द्वितीयक नातेदारी, 33 प्रकार की। कितने प्रकार की, 33 प्रकार की। ठीक, अब हम देखेंगे तृतीयक नातेदारी। तृतीयक का मतलब क्या होता है, दूसरे के प्राथमिक। पहले के प्राथमिक कौन है, द्वितीयक, और दूसरे के प्राथमिक तृतीयक हो गए, तो तृतीयक। इसको बोला टर्शरी किनशिप, तृतीयक नातेदार या टर्शरी किनशिप, तृतीयक नातेदार या संबंधी, तृतीयक नातेदार या संबंधी, टर्शरी किनशिप, टर्शरी किनशिप। ठीक है, टर्शरी किनशिप में क्या आता है आपका, कौन सम्मिलित है, जो हमारे प्राथमिक संबंधों के द्वितीयक है। मतलब जो प्राथमिक है ना, हमारे प्राथमिक कौन होगा, भाई बहन,
इनके द्वितीयक है। देखो हमारा प्राथमिक संबंधी कौन है? भाई हो गया। और भाई की द्वितीयक नातेदारी कौन है? इसकी हमारे भाई की प्राथमिक नातेदारी कौन हो गया? बहन हो गया। अब इसकी द्वितीयक नातेदारी कौन है हमारे भाई की? इसके ससुराल वाले साली जी हो गए ना इसके। हमारा जो भाई है, मान के चलिए ये मैं हूं और मेरी बहन है, हम दोनों की क्या है? प्राथमिक नातेदारी। अब मेरी बहन का हस्बैंड है ना, मेरी बहन का हस्बैंड, ये क्या हो गया? मेरा द्वितीयक नातेदारी। और इसके जो द्वितीयक नातेदारी है वो हो गए हमारे तृतीयक नातेदारी। तीसरे तपेले कुल मिला के कुछ नहीं समझ। हाँ, हस्बैंड की बहन हो गया हमारी तीसरी नातेदारी। तो क्या लिख रखा है? इस श्रेणी में उन नातेदारों को सम्मिलित किया जाता है जो हमारे प्राथमिक संबंधी के द्वितीयक संबंधी या हमारे द्वितीयक संबंधी के प्राथमिक संबंधी। हमारा द्वितीयक संबंधी कौन है? हमारा द्वितीयक संबंधी किसे कहा जाता है? प्राथमिक नातेदार के प्राथमिक। तो द्वितीयक संबंधी के प्राथमिक एक ही बात है। तो तृतीयक संबंधी में कौन आ गया आपका? तीसरे तपेले हमारे रिश्तेदार के रिश्तेदार। इतना समझो आप। तो तीसरे में कौन आ गया? हमारे रिश्तेदार के रिश्तेदार हो गए। उदाहरण के लिए परदादा आपका, आपकी मम्मी, आपकी बहन क्या हो गई? आपकी प्राथमिक नातेदार हो गई। अब बहन का पति सेकेंडरी, लेकिन आपके परदादा मतलब पापा, आपके पापा के दादाजी क्या हो गए? सेकेंडरी। दो उनके पापा क्या हो गए? तीसरे नातेदार। ये एक बार पढ़ोगे तो आपको समझ में आए, है ना। हमारे पिताजी कौन है? ठीक। अब हम देखेंगे और उनके पापा कौन है? द्वितीयक हो गए। और उनके दादा कौन हो गए? तीसरे हो गए। दूसरे के पहले हमारे लिए तीसरे हो गए। ठीक है, ये एक बार 2-4 बार पढ़ोगे ना आप तो समझ आ जाए कुछ टेक्निक। ये वैसे व्यवहारिक चीज़ है यार, जो आप देख ही रहे। बोलो तीसरे तपेले ही है ये तृतीयक नातेदारी। ठीक। अब मर्डोक ने इसकी संख्या कितनी बताई? 151। क्योंकि आप जानते ही कितने वो कॉक्सन फलान ढिमकाने तो हो ही जाता है ना। अब हम देखेंगे, हाँ इसके बाद तृतीयक नातेदारी 3 प्रकार से ही नाते। 33 उधर हो गए, 8 इधर हो गए, 151 हो गए। कितने रिश्ते बनाओगे? 200, लगभग 200 प्रकार के रिश्ते। इतने तो हम जानते ही नहीं कि कैसे कैसे होते हैं, है ना। तो ये आ सकता है कि मर्डोक ने द्वितीयक नातेदारी कितने प्रकार बताए? 33। तृतीयक के कितने बताए? 151 है ना। और प्राथमिक के सिद्ध ने 8 प्रकार के बताए। तो ये हो गया आपके नातेदारी कितने भागों में बांटा गया है, या इसके भेद कितने, या इसके हाँ लगभग 200 हो रही है ना। तो ये हो गया आपका नातेदारी के भेद या श्रेणियाँ। एक बार और बता रहे हैं आपको, संजना को नींद क्यों आ रही है? हम देखेंगे प्राथमिक नाते कितने भेद। एक तो प्राथमिक नातेदारी या प्राथमिक संबंधी होते। प्राथमिक संबंधी में आपके बेटा बेटी हो गया, जो कि या भाई बहन हो गए, है ना, या मम्मी और बेटे का संबंध, मम्मी और पिता का संबंध, बहन बहन का संबंध, भाई भाई का संबंध। ये हो गया आपकी प्राथमिक नातेदारी, जो या तो खून का रिश्ता, आपकी लाड़ी आपका प्राथमिक नातेदार है, आपकी बेटी आपका प्राथमिक नातेदार है, आपने किसी को अडॉप्ट करा आपका प्राथमिक नातेदार है। लेकिन आपकी बेटी की शादी कर दी, उसका पति आपका जमाई, वो आपका सेकेंडरी नातेदार है। और उस जमाई के माँ बाप आपके तृतीयक नातेदार है। अगली बात समझ में, ये हो गए नातेदार के प्रकार। ठीक। अब हम देखेंगे कि नातेदारी के नियामक, मतलब नातेदारी जो है आपकी कैसे चलती है, या क्या क्या चीज़ें है ना नातेदारी में चलती कैसे है। ठीक। नातेदारी के नियामक क्या व्यवहार बिंदु, क्या लिख रखा है इंग्लिश में, क्या लिख रखा है इसको? हाँ, कि किंगशिप के टर्म्स क्या है, चलती कैसे, ठीक है ना, या किंगशिप के चलने का आधार क्या है। रहते हैं ना बोले और वो तो हमारे बहुत अच्छे संबंधी है। तो अच्छे संबंध किस आधार पर है? तो हम देखेंगे नातेदारी के किस संबंध पे जुड़े हैं। रहता है ना बोले और उससे तो हम मजाक भी कर सकते हैं, है ना, बोले हमारे भाई है तो हम मजे लेते हैं। लेकिन कोई रहता है बोले नहीं यार वो तो बहुत मक्के जैसे रहते हैं। तो किस आधारों पर आपका रिश्ता जुड़ा है वो देखेंगे हम। ठीक है, तो लिखेंगे आप नातेदार के किन टर्म्स या चलती कैसे, नियामक, नियामक या व्यवहार। लेट क्यों आए आप दोनों? चेन टूट गई थी। अच्छा,
बीच का रास्ता निकाल लिया इन्होंने कि तोड़ू भी नहीं ने पंचर भी नहीं। हाँ चैन उतरने गाड़ी में मेरी भी समस्या थी पहले। आपके कुछ पता चल गया गाड़ी का? क्या बोला फिर? वाह टूट जावे कैसे बोला? देखो देखो कुल मिला के नातेदारी को बनाए रखने के लिए रूल्स क्या है? क्या ये रूल्स एंड रेगुलेशन है ना, रेगुलेशन। ठीक, ये हम क्या देख रहे हैं कि नातेदारी कैसे बनती है। देखो आप लोग ड्रेस पहन के अगर नहीं आओगे तो कैसे कपड़े पहन के आ जाओगे? तो ड्रेस बना दिया कि आपको एक रूल में बांध दिया, एक नियामक में बांध दिया। ठीक, डिसिप्लिन हो गया आपका, है ना। तो क्या लिख रखा है? प्रत्येक समाज में स्वजनों के बीच संबंधों के लिए कुछ रीतियां नियम बनाए गए हैं। इन्हीं नियमों को क्या कहा जाता है? बंधुत्व व्यवहार या रीतियां कहा जाता है ना। तो जो समाजशास्त्री उन्होंने क्या बोला? 6 प्रकार की नातेदारी व्यवहार बताएं। 6 प्रकार की पॉलिसी से कितने प्रकार के नियामक है? 6 प्रकार। तो क्वेश्चन आएगा कि कितने प्रकार के टर्म्स या रेगुलेशन है? तो देयर आर 6। कितने? 6 प्रकार के। तो पहला है परिहार और विमुक्ता। इंग्लिश में क्या लिखा है इसको? परिहार और विमुक्ता। हाँ तो बताओ कौन कौन से? पहला हाँ तो पहला हो गया आपका, क्या नाम इसका? परिहास या विमुक्ता। परिहार है या विमुक्ता। पहला संबंध कौन, पहला नियम कौन सा है? परिहार या विमुक्ता। इसका मतलब क्या होता है बताओ? परिहार का मतलब होता है नियम कायदे में रहना, कानून में रहना। सास ससुर का, बाप बेटे का, 2 दोस्त हा हा कर रहे, 2 बहनें ही कर रही, जीजा साला हा ही कर रहे, ये क्या हो गया? ये परिहास हो गया। परिहार मतलब मजाक मस्ती नहीं करना, बिल्कुल डिस्टेंस मेंटेन करके रखना, है ना। सास ससुर से क्या रहते हैं आप? परिहार रहता है आपका। लेकिन आपके पति से परिहास रहता है, मजाक मस्ती कर ली। आपकी ननन से मजाक कर सकते हैं अगर, है ना। हाँ तो ये हो गया। तो परिहार का मतलब क्या होता है? या विमुक्ता। विमुक्त का मतलब होता है अलग रहना, डिस्टेंस मेंटेन करना, दूरी। सास ससुर से थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन रहती। सासू जी के पास बैठ के आप टपरिया करते हो? टपरिया बीच फोकट बातें करते हो? आपकी जो दोस्त से बातें कर ले, तो कोचिंग में मोनिका से बात करते हो, आपके ससुर से बात कर ले, सासू से, वही है। तो विमुख मतलब दूर रहना। अंतःक्रिया मतलब बातें, इंटरेक्शन। अंतःक्रिया को बोला इंटरेक्शन, इंटरेक्ट करना। तो हम इंटरेक्ट करने से पीछे हटते, जैसे बहू और सास नहीं कर पाएगी, है ना, और दामाद और ससुर नहीं कर पाएगा, ये रहते हैं ना, कैसे कर पाएंगे। लेकिन 2 जीजा साला दारू पियेंगे, बैठ के बोतल खोलेंगे, हैं? भाई बहन के तो प्रेम भी रहता है, दोनों मांगेंगे भाई बहन। तो देखो क्या लिख रखा है? नातेदार व्यवस्था में परिहार नियम बहुत ही लोकप्रिय तथा प्रचलित है। क्वेश्चन आया पिछली बार मेंस में आए थे, परिहास और परिहार से आप क्या समझते हैं? ये क्वेश्चन बताऊंगा मैं आपको, है उसमें, है ना। हाँ, परिहार और परिहास से, है ना, ये संबंध समझाना था ना। क्या आया था क्वेश्चन बताओ तो? परिहार और संबंध एवं परिहास से संबंध में अंतर, ये आई बात समझ। तो परिहार मतलब मजाक मस्ती नहीं कर सकते, परिहास मतलब, हास मतलब ही करना, हार मतलब नहीं करना, खत्म बात। ठीक ठीक ही करते रहते हैं ना। जैसे 2 दोस्तों में क्या है? परिहास है, और सास ससुर में परिहार। हा ही करना, हास मतलब हा हा करना, ठीक है। हाँ तो लोकप्रिय है। इस रीति के अंतर्गत संबंध एक दूसरे से विमुख रहने या दूरी बनाए रखने हेतु सामाजिक अंतःक्रिया। सामाजिक अंतःक्रिया मतलब बातें करने से थोड़ा टलते। ठीक, अब यह देखेंगे इसके एग्जाम्पल क्या है। सास और दामाद का परिहास, ये जो यहाँ लिख रखा है ना वही सच है। अपने हर चीज व्यावहारिक नहीं मानना है। सास और दामाद, तो परिहास में कौन आता है? सास और, लेकिन आजकल के दामाद तो बेशरम हो गए। ससुर और बहू, अरे मम्मी यार किचन में, पहले क्या होता था? ससुराल में जाना मतलब पाप कर दिया। ससुराल में जाते ही थे, जीवन काल में कभी 1 आध बार चले जाते थे, और राजपूतों में बहुत ज़्यादा होता था। लेकिन आजकल तो
तीसरे दिन बोले चलो जय, है ना, बोले किस्त लेने जा रहे शंभू वाले साहब, बोले वहाँ हार चाहिए पे हो है ना, नहीं पता आपको, नहीं पता। जैसे कोई आपके मान के चलिए हस्बैंड क्या काम कर रहे, समूह में काम कर रहे, तो उधर गए आप, तो बोले चलो ससुराल ही जाएँ। पहले ससुराल देखो, जमाई की इज्जत क्यों होती थी, क्योंकि वो जाता नहीं था कभी, जो है बार बार जाने लगा फोकट आदमी यूँ आ जाएगा। तो आजकल आने, तो सास और दामाद, दूसरा आपका ससुर बहू, संजना जी को पता होगा, तो ससुर और बहू है ना। अच्छा, ससुर और बहू का अच्छा संबंध भी रहता है, बहुत सारा बढ़िया रखते बेटी जैसे, है ना, पर इन्होंने दे रखा है समाज शास्त्र में, तो हम वही माने। और ससुर और दामाद, ससुर और दामाद जो दारू पीते हैं ससुर दामाद, उनका कुछ नहीं होता है भैया, हो ससुर और दामाद। और अगला क्या आ रहा है आपका, भाई बहन का प्रयास भी आ रहा है इसमें, है ना, भाई बहन का भी ये इन्होंने बता दिया है। देखो ये है ना, जनरली समाज शास्त्र में अध्ययन ट्राइबल का किया जाता है, तो भाई बहन कब प्यार से रहने लगे बताओ, मजे तो लेते ही है वो, दूर भी रहते। अच्छा, अब देखेंगे, अच्छा ससुर, ये जेठानी देरानी का भी रहता है ना, रहता है, देरानी जेठानी का हो गया, आप नहीं रहता है, जेठ का, जेठानी भी नेतागिरी करती है, हाँ पर वो तो कर ही लेती है बातें, हाँ, और जेठ और बहू का, जेठ और बहू का है ना। अच्छा, परिहास संबंध में, परिहास संबंध में क्या है पता है, देवर भाभी का, देवर और भाभी मजाक कर सकते समाज में ना, परिहास मजाक मस्ती कर सकते, और ये जेठानी से कर ले, देखिए वो जो है यूँ करके आएगा, है ना, जेठ जेठ ठीक। तो भारतीय समाज में सास ससुर व ज्येष्ठ से पुत्र वधू का परिहास रखती, क्या है महिला, एक तो सास ससुर से और अपने जेठ से क्या रखती है, परिहार रखती, परिहार, परिहास नहीं, परिहार। तो महिलाएं क्या करती हैं, महिला किससे परिहास रखती है, परिहार रखती है, सास ससुर व डोकरा डोकरी वो जेठ। ठीक ठीक, हाँ ठीक। तो ये क्या है, जेठ से। अगला क्या है आपका, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जनजाति में ज्येष्ठ बहू के बीच परिहास चलता है, परिहार, सॉरी परिहास नहीं, परिहार। तो क्या चलता है, ज्येष्ठ बहू मतलब नहीं, ज्येष्ठ बहू मतलब गलत सोच रहे हैं आप, दो प्रकार का ज्येष्ठ बहू होता है, जनजातियों में दो दो तीन तीन छठे होती है। आपका वहाँ जाएंगे हिमाचल प्रदेश में, तो एक ही भाई 5 लड़कियों से शादी करेगा, या एक ही पत्नी के 5 भाई रहते हैं, हाँ ठीक। और कभी कभी ऐसा रहता है एक के 2 पत्नियां, पहले तो जनरली ऐसा करते थे लोग। तो जो सबसे बड़ी है ना, उससे होता था परिहास, परिहार, है ना। और आपके घर की सबसे बड़ी बहू भी परिहार होगी, वो तो देरानी जेठानी वाला बात हो गई। तो अंडमान निकोबार क्वेश्चन है, आप लिखे तो लिखे, नहीं तो मत लिखे, आप समझ गए। अपनी भाषा में लिखना जरूरी नहीं, किताबी भाषा लिखे सर, अपने इंडिया का लिख देंगे ना, और ये नहीं करना, हाँ तो लिखो, ये देखो, मध्य प्रदेश में भील जनजाति में पुत्र वधू अपने ससुर का मुंह नहीं देखती, पुत्र वधू मतलब बहू, है ना, और नहीं ससुर पुत्र वधू का मुंह देख सकते, ये तो जनरली सब में चलता है, छेड़ा निकला है ना जेठों में, एक तो ससुर। अच्छा, जहाँ ज़्यादा एजुकेशन आए ना, वहाँ तो ये चीज़ें चली गई, जहाँ एजुकेशन नहीं है वहाँ अभी भी चल रही है। पढ़े लिखे के बाद तो लोग मॉडर्न बन जाते, समझदार बन जाते, तो समझदार लोग तो नहीं पढ़े लिखे ही करते हैं। खैर रहना भी नहीं चाहिए डिस्टेंस, क्यों नहीं रहना चाहिए, बेटी जैसे रहो क्या वहाँ हैं। तो अब मॉडल परिवार है ना आपका, कार है आपके घर में। फिर अगला है परिहासी संबंध, ये तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल हो, समझने वाले समझ गए। अगला है परिहासी संबंध। परिहार मतलब मजाक मस्ती नहीं कर सकते, है ना, मजाक मस्ती नहीं कर सकते, सिर्फ औपचारिकता रहती है, हाँ मम्मी ये फलाना ढिमका डोकरे की बात मानना है, ससुर जी की बात मानना है, जेठ की बात मानना है। अगला है दादी सास से अच्छी बनती है, दादी सास तो डोकरी हो जाती, खत्म, पिक्चर हो जाता है। परिहासी संबंध, परिहासी का मतलब क्या होता है,
परिहासी का मतलब क्या होता है भैया? जिनसे आप मजाक मस्ती कर सकते, मजाक मस्ती कर। परिहार मतलब मजाक नहीं कर सकते, परिहास मतलब मजाक, परिहास मतलब हा हा ही कर सकते, तो इसमें मजाक की जा सकती है। देखो किताबी भाषा के बारे में नहीं जाना, मैं कोशिश करें कि हम अपनी भाषा में लिखें, है ना, इसमें जोक वगैरह कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। समाज शास्त्र है ना, आपके दैनिक जीवन का विषय है, आपकी डेली लाइफ का सब्जेक्ट है ये, जो आप रोज देखते हो समाज में आगे पीछे ना, इसके लिए कोई महान काम करने की आवश्यकता नहीं है, बात नहीं है। तो अब ये क्या है, परिहासी में क्या है, सर्वप्रथम किसने दिया है? ब्राउन, वेरी वेरी मोस्ट एमपी के परिहासी संबंध के बारे में किसने कहा? रेडक्लिफ ब्राउन। इंग्लिश में क्या लिख रखा है इसको नया? सर शिक्षक और वो उसके छात्र के बीच में भी तो परिहास हुआ। परिहास, हाँ परिहास, तो मेरे जैसे टीचर से तो परिहास ही होता है, बाकी परिहार होता है। जीविका में ऐसा है। अपने यहाँ तो परिहार वाला ही होता, परिहास ही होता है, पर स्कूल में होता है परिहार वाला, और कोचिंग में परिहार वाला रखो भाग जाए बच्चे, है ना, मक्खिया जैसे नहीं रह सकते आप। हमारे यहाँ देखो शिक्षा क्या होती है, हमारे यहाँ पर टीचर पढ़ाता है, बहुत बहुत महीन बात है ये, हमारे स्कूलों में कोचिंगों में टीचर पढ़ाता है, बच्चा नहीं पढ़ता है। क्लास आ रहे तो आपको बैठना ही है 5 घंटे, जिस दिन बच्चे पढ़ने लगे उस दिन शिक्षा व्यवस्था सुधरेगी। टीचर पढ़ा रहा मतलब मैं आके समझा रहा हूँ, नहीं आ रहा तो भी समझो, नहीं समझो तो क्यों समझ रहे, ये टीचर पढ़ा रहा है, बच्चे नहीं पढ़ रहे। 2 मिनट में चले जाओ, अभी हाँ हाँ बातें करने लगो आप। अगर आप पढ़ते तो आप बोले नहीं नहीं यार ये बच्चा ये पूरा करे, तो सर पढ़ा रहे आपको, आप नहीं पढ़ रहे। देखो उन कोई बच्चा रहता है बोले जब सर चले जाते तब भी पढ़ता है, वो पढ़ रहा होता है, लेकिन आप लोग को सर पढ़ा रहे होते हैं। सही बात समझ। कोई कोई रहता है स्कूल में जो सर गए तो भी बातें नहीं करेगा, वो पढ़ाई का काम करेगा, वो पढ़ रहा है, बाकी आप लोगों को सर पढ़ा रहे। तो हमारे यहाँ पर टीचर तानाशाह होता है, सर ने बोल दिया मतलब ख़त्म बात नहीं। बच्चे के ऊपर चलो कि यार बच्चा जो चाह रहा है वो करो ना, पर बच्चा हमेशा गलत चाहता है क्योंकि उसको समझ नहीं रहती अच्छे बुरे की, तो फिर क्या करो, सर चाहे वो करो, तो फिर तो तानाशाह हो गया, तो तानाशाही चलने दो, क्या दिक्कत है, ठीक। तो कहना क्या चाहते हो? कुछ नहीं। तो परिहासी संबंध किसने दिया? रेडक्लिफ ब्राउन। किसने दिया? रेडक्लिफ ब्राउन, है ना, है ना। अभी तो ऐसे नाम आई, मेलिनोवस्की ने, हेलिनोवस्की ने, बहुत सारे नाम आते हैं। मेलिनोवस्की भी एक विचारक, रेडक्लिफ ब्राउन हो गया आपका, बहुत सारे विचारक समाजशास्त्र में के नाम पढ़ने में समस्या आएगी, ठीक। अब हम देखेंगे इसने क्या बोला, आपके नहीं मिल गए क्या, कि मिल गए? ये जोकिंग रिलेशंस, ठीक है, जो जोक कर सकते हैं आप, है ना। नहीं इंडिया के कैसे हो सकते, समाजशास्त्र तो यूनिवर्सल सब कैसे पता। अब समाजशास्त्र में क्या मतलब मैं नेट कर लूँगा, फिर रिसर्च करूँगा तो एक एक चीज़ के बारे में पता करूँगा ना, ऐसा। देखो परिवार यूनिवर्सल बात है, रिश्तेदारी भी यूनिवर्सल बात है, उनके वहाँ भी अरे हम अपनी भाषा में लिख रहे हैं ना, कोई बाहर से ब्रदर इन लो हो गया उनके, तो हिंदी में तो यही लिखेंगे ना। किसने बोल दिया? हर जगह एक समाज होता है भैया, हमने सुनो समाज नहीं, हमने ये केवल इंडिया में ही हो सकता है। नहीं, हम पढ़ इंडिया के कॉन्टेक्स्ट से रहे तो हम उसको ऐसे समझ रहे हैं, हम उदाहरण अपने दे रहे, उन्होंने समझा दिया अपने हिसाब से। जैसे भारत के संविधान में 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया, तो क्या हमने 60 देशों से कॉपी कर ली क्या? उनके जैसा था, हमारे अपने लिए ऐसा बनाए, तो हम अपनी भाषा में समझ रहे हैं ना उसको, ऐसा कि इसका मतलब ये होता है। ये तो अपने उदाहरण है, उन्होंने तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट दिया कि ये नहीं कर सकते। अच्छा, विदेश बाहर के लोग यहाँ आके, क्योंकि इंडिया में ट्राइबल कल्चर है, अफ्रीका में तो वहाँ जाके उसका अध्ययन करते हैं लोग। जैसे बहुत सारे लोग हैं ना, अपनी पूरी ज़िंदगी विदेश में खपा देते कि मुझे रिसर्च करना है क्या है, इसलिए, है ना। सर जैसे अपना सूरज पूजा तो वहाँ पे होती होगी क्या? नहीं, सूरज पूजा नहीं थोड़ी होता है, क्यों दे। चलो, तो परिहार संबंध परिहार के ठीक विपरीत है। देखो जहाँ परिहार में दूर जाते वहीं पर परिहास में पास रहते। जैसे कि गर्मी में जाते थे पहले, है ना, मामा बुआ के लड़के इकट्ठे हो गए, ये सब इकट्ठे हो गए, बोले चलो मामा गाँव टपरिया करेंगे, बातें करेंगे। पहले तो फ़ोन हुआ नहीं करता था, तो पहले सबसे बड़ा आपके लिए एक्साइटमेंट क्या, मामा गाँव जाना, बुआ के वहाँ जाना,
ये करना, या सारे भाई बहन कभी कभी शादी हो, हमारे यहाँ शादी होती है तो अभी भी बहुत मजे लेते हैं, है ना। शादी हो गई, सब इकट्ठे हो गए और फिर बातें कर रहे इधर उधर की, पूरे जमाने भर की बातें कर लो। तो क्या है, तो परिहास में आप पास आते और परिहार में दूर जाते, क्यों बोलो रे यार सासू माँ से डोकरी में जाओ, डोकरी में जाना पड़ेगा, वहीं जाओ यार। वहीं पे अगर जीजा जी साला जी आ गई तो घूमने लगता है, हाँ, दम उनके पास बैठे दम कैसे, दादाजी डोकरी के पास तो बैठे, ससुर हाँ बहू को लगता होगा, है ना। तो अब क्या है, तो परिहासी में आप हंसी मजाक कर सकते, जोकिंग कर सकते। तो परिहार का उल्टा है ये। इसमें क्या लिखता है कि दो संबंधों के बीच अत्यंत निकट लाता है। सामान्य अर्थों में परिहास का अर्थ मनोविनोद, मनोविनोद मतलब मजाक मस्ती, मनोविनोद का मतलब क्या होता है, जोकिंग या हंसी मजाक होता है। इसमें दो रिश्तेदारों को परस्पर हंसी मजाक, गाली गलौज भी होती है ना। और यौन संबंधी भद्दे कथन भी बोल सकते हैं आप, कुछ भी बोल सकते हैं, मतलब कुल मिला के दोस्तों में होते कि नहीं होते ऐसे। और घनिष्ठता ज्यादा रहती है, प्रगाढ़ता रहती है, मतलब गाली, मेरे दोस्त को कभी नाम से नहीं बोला मैंने, एक बार मेरे दोस्त ने नाम से बोल दिया मुझे, मेरा नाम ले लिया, तो कंफ्यूज हो गए मेरे साथ वाले को, बोला अरे नाम भी है कि ऐसा, बोले आप भाई, तो एक और दूसरा शब्द जो बस ये जीवन वो कभी नहीं जी पाएंगे जो कमरे पे रहे। कमरे पे रहो, इस बार रूम पे रहोगे ना तो आपको जो एक्सपीरियंस मिलेगा ना वो अलग ही है भैया, हाँ वो अलग ही लेवल का एक्सपीरियंस था, ऐसा है ना। तो बहुत प्रगाढ़ता मतलब तो स्ट्रॉन्ग रिलेशन, समीप्यता मतलब बहुत करीब रहते हैं, ठीक। मेरे दोस्त के ने अगर आप लोग देख लो तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा, बोले बस अब तो ख़त्म रिश्तों। जो दूसरा आया ना उसका दिमाग खराब हो, बोले अब तो बात नहीं होगी, पर 2 मिनट में है चाल पानी पता सिखाओ चाल, इतना है ना। 10 12 14 15 साल की दो मित्रता है हमारी, है ना, स्कूल में साथ पढ़े हम। मेरे दोस्त हैं, अभी आएगा वो पुलिस की तैयारी करने आएगा, नहीं रहेगा। अब इसके उदाहरण क्या है, जीजा साली, परिहास में क्या है, जीजा जी और साले जी, ठीक, जीजा और साली, और जीजा और साला, ठीक है, जीजा और साला, देवर भाभी, देवर जी और भाभी, और ननंद भाभी के बीच रहता है ना, ननंद और भाभी, ननंद भाभी हो गया, है ना। ये क्या हो गया आपका परिहास वाला संबंध। देखो समाज शास्त्र ने जो बताया वो जानना हमें, ठीक है, हमें अपना नहीं करना है। तो मध्य प्रदेश की बेगा जनजाति में चचेरा भाई बहनों के बीच परिहास पाए, चचेरा मतलब अपने तो सब जगह पाया जाता है, चचेरा चाचा मामा भाई बहन हा हा ठाठा कर लेते हैं। तो बेगा जनजाति में क्या आप लिखेंगे, क्योंकि हम ट्राइबल स्टेट है एमपी, है ना, तो ये उदाहरण लिखेंगे। मध्य प्रदेश की बेगा जनजाति में क्या परिहासी बेगा जनजाति के चचेरे भाई बहनों में, है ना, बेगा जनजाति। और बेगा जनजाति किधर पाई जाती है, दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश, है ना। तो बेगा जनजाति में चचेरे भाई, चचेरे चाचा चाची के काका नाना, चचेरे भाई बहनों, अंकल का लड़का, है ना, चचेरे भाई बहनों में क्या रहता है, यामिनी घर भी पाया जाता है, तो परिहास, है ना। तो चचेरे भाई बहनों में क्या पाया जाता है, परिहास का संबंध पाए जाते हैं। और सभी समाजों में, सभी समाज मतलब हर धर्म हर कास्ट में जीजा साले देवर भाभी ननंद भाभी के बीच परिहास के संबंध पाए तो जाते हैं। तो ये हो गया आपका परिहासी संबंध। तो ये मेंस का क्वेश्चन है PYQ कि परिहार और परिहास से आप क्या समझते हैं, 10 मार्कर का। तो लिखेंगे। अब आप क्वेश्चन लिखो, कल लिख के आपको खुद प्रैक्टिस करना है ना, तो आपको खुद ही प्रैक्टिस करना है कि बोले ये ऐसा है। लिखो परिहार और परिहास संबंधों से आप क्या समझते हैं, 10 मार्कर। जोकिंग और एक और क्या लिख रखा उसका, अवॉइडेंस, अवॉइडेंस, हाँ अवॉइड करना है ना, हाँ। राइट डाउन द रिलेशन बिटवीन अवॉइडेंस एंड जोकिंग, है ना, इन दोनों के बीच संबंध लिखना है, या इन दोनों, या एक्सप्लेन द अवॉइडेंस एंड जोकिंग रिलेशन, किनशिप। 10 मार्कर। परिहास क्या समझते, बस ये समझाना, ठीक। अब हम अगला देखेंगे, माध्यमिक संबोधन या अनुनामिता, है ना। माध्यमिक संबंध मतलब क्या होता है, बीच के, है ना,
हाँ, पप्पू के पापा, गुड्डी के पापा, वो टप्पू। जिसमें लिखा हुआ है यहाँ। पप्पू राहुल गांधी जी के पापा। हाँ, अब हम देखें माध्यमिक संबोधन या अनुनामिता। माध्यमिक संबंध मतलब क्या होता है? हम बीच में किसी तीसरे रिश्ते को लाते हैं, जैसे कि पति को, ए जी सुनो, ए जी क्यों बोलते हैं? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया नहीं, कुछ और है। ए गधे, डोगरी मार्ग सामने गधा कैसे बोलते हैं अपने उनके बेटे को? देखो, अपनी सासू के सामने पति को गधा कैसे बोले? तो ए जी बोलते हैं, जी बोले ए जी फुल फॉर्म बताऊंगी घर में, रुको चल। हाँ, तो ऐसा बोलते है ना। तो और गांव में हुनोनी, हुनोनी है ना, ऐसे बोलते है ना। हाँ, मेरे पापा भी मम्मी का नाम नहीं लेते आज तक। मेरे पापा नहीं लेते, मेरे बुआ जी का नाम लेते, सोनू बोलते हैं उनको। नहीं, मेरे मम्मी विशाल बोलते हैं पापा को। एक और है, मेरे बुआ साहब के पति का नाम है, तो वो उनके हस्बैंड का नाम ही नहीं लेते, कभी नहीं लेते, हस्बैंड का नाम ही नहीं लेते, पुराने। लेकिन आजकल तो यहाँ नाचते, हस्बैंड की माते बैठ के नाचते, नाम तो दूर की बात, उसका वेंडा कर दे बाबड़े, खोपड़ी खराब कर दे उसकी, खोपड़ी बैठ के नाचे। एस्थेटिक नाम रखते हैं। क्या जैसे एस्थेटिक नाम का बताओ उदाहरण एक दो। हाँ, पति का नाम नहीं लेते, वैसा बोलती है वो। तो लापता लेडीज लो एस्थेटिक एग्जांपल दे दिया क्या नहीं जी, मैं हमारा तो दोस्त है जो नाम लेते माते बैठे रहते। माध्यमिक संबंध या अनुनामिता वाला। अनुनामिता मतलब विशाल चाय पीना यार, चाय का नाम क्यों लिया आप? है क्या आ गया? मंडे MONDA भाई। नहीं मेरी बात सुनो, ले आओ यार। तो क्या है माध्यमिक संबोधन या अनुनामिता वाला रिश्ता? क्या रहता है माध्यमिक संबोधन या अनुनामिता? परिहार और परिहार समझ गए ना? परिहार मतलब मजाक मस्ती नहीं करना, परिहार मतलब हा हा ही करना। तो माध्यमिक संबंध या अनुनामिता। अनुनामिता मतलब नाम तीसरे किसी थर्ड पर्सन का नाम लेना। तो क्या लिख रखा है इसमें कि कई समाजों में ऐसे नियम है जहाँ संबंधी को उसके नाम लेकर पुकारना मना है। कई जगह तो लेते है ना, जैसे शहरों में अगर जाएंगे तो नाम ले लेंगे, सुनो, या पत्नी का भी नाम ले लेंगे, पति का भी। लेकिन गांव में जनरली, गांव में जहाँ लिटरेट फैमिली नहीं है वहाँ पर क्या रहता है, जनरली पति का नाम नहीं लिया जाता है, जेठ का नाम नहीं लिया जाता है ना। तो जेठ को भी क्या बोलेंगे जनरली? उनके पापा बोले, उसके पापा हो गए, भैया बोल देते हैं, है ना। ऐसा कोई तीसरा एक नाम बोल देते है ना। इसमें क्या होता है, जैसे कि भारतीय समाज में एक स्त्री अपने पति, जेठ, सास ससुर को नाम से नहीं बल्कि उनके पुत्र अथवा पुत्री का नाम लेकर पुकारती, जैसे गुड्डी की मम्मी है ना, गुड्डी की दादी, गुड्डी के पापा, गुड्डी के बाल, ठीक। अब अगला देखें, मातुले, ठीक, मातुले। ये समझ में आ गया ना? माध्यमिक संबंध मतलब किसी तीसरे नाम से हम व्यक्ति को संबोधित करते हैं। ये आगे नहीं समझ में आपके, है ना, थर्ड नेम का यूज करते हैं, ठीक। अब अगला है मातुले। मातुले क्या होता है? माता के संबंध जो पापा का रिश्ता होता है, मामसा गांव का रिश्ता निभाना। मातुले मतलब मामा जी गांव का। क्या है? यह प्रथा मातृ सत्तात्मक परिवारों में पाई जाती है। और भारत में मातृ सत्तात्मक कहाँ पाई जाती है? गारो, खासी, जयंतिया और केरल की नायर जनजाति, है ना। गारो, खासी, जयंतिया कहाँ है? मेघालय में। 3 पहाड़ियाँ भी और 3 जयंतिया भी, सॉरी मतलब 3 जनजातियाँ भी, ठीक। हाँ, जयंत है ना। हाँ, तो क्या है आपका, यह मातृ सत्तात्मक परिवार में पाई जाती है जहाँ पिता के बजाय माता का, मामा का महत्व है ना। क्यों? देखो अपने यहाँ पर गांव में कहावत है कि माँ जा मामा, बाप जा काका बाबा। मामा की वैल्यू कब तक है? जब तक माँ है। मामा आपको तभी तक इज्जत देंगे जब तक माँ है। और बाप जैसे ही आपका मरा कि परिवार वाले अपनी औकात बता देते हैं। तो माँ जा मामा, जहाँ माँ, जब तक मम्मी आपकी मामा है, और बाप जहाँ काका बाबा, जहाँ तक पिताजी वहाँ तक आपके काका बाबा सब आपके रहेंगे। बोले और बढ़िया। जैसे पिताजी मेरे के लोग परेशान करने लगेंगे
तो ये क्या है आपका कि मामा का महत्व, मातुले मतलब मम्मी जी का ज़्यादा चलता है, मम्मी जी का ज़्यादा चलता है। इसमें क्या लिखा है, इसमें मामा भांजे द्वारा और भानज भांजे को नातेदार प्रमुख स्थान दिया। कुल मिला के आपने देखा होगा, हम बताते हैं ना आपको, एक सोंदिया कम्युनिटी बताई थी कि उसके पेट में ही बच्चे की शादी कर लेते, सगाई फिक्स कर लेते। उनमें एक ऐसा रिचुअल है कि एक भानज की शादी करते हो, जिनके भानज नहीं हो ब्राह्मण की बेटी की शादी करते, भले कितना भी गरीब हो। तो वहाँ क्या दिया जाता है, माता को महत्व दिया जाता है और माता के संबंधियों को, माता के संबंध मतलब उनके बेटे। तो क्या रहता है इसमें, मामा की संपत्ति भांजे के नाम पर स्थानांतरित होती कई कई जगह। जैसे कि अब मातुतुल्य परिवार मतलब पिता कहाँ जाता है, महिला के वहाँ जाता है ना, मामा जी के वहाँ जाता है ना। जैसे घर जमाई रहता है आपका, और घर जमाई तो कहाँ रहता है, उसके गाँव, उसके गाँव नहीं, उसके मामा गाँव। जैसे मान के चलिए कोई ऐसा होगा, ये नेहा हो गया है ना, अब नेहा का सारा कहाँ पे है, मामा गाँव है। तो इनका रिलेशन क्या है, मातुल एक संबंध। तो मामा जी इनको पढ़ा रहे हैं, रख रहे हैं, शादी करेंगे। ये लड़का होता तो इनको ज़मीन दे रहे थे। तो ये हो गया। अच्छा, ये जनरली कहाँ पाया जाता है, हिंदू समाजों में नहीं, जनजाति समाजों के 4 कम्युनिटी में, गारो, खासी, जयंतिया और नायर, जहाँ पर मात्र सत्तात्मकता है। अगर प्राचीन काल में देखें तो कहाँ हुआ करता था ये, गौतमीपुत्र सातकर्णी, सुना होगा ना आपने, सातकर्णी है ना, सातकर्णी में। अब हम देखेंगे पितृश्रवे, पितृश्रे मतलब पिताजी के उसको वैल्यू दी जाती है। तो आपके समाजों में पाई जाता है ना, क्या है, पितृश्रे। पितृश्रे मतलब क्या होता है, पिताजी की बहन, मतलब बुआ जी ज़्यादा चलती है। हर गांव में क्या होता है, बुआ जी काम करते, बोले कुछ बोलो फूफा जी बुआ जाएंगे, ये करने रहता ही है ऑलमोस्ट। ठीक, अब क्या लिख रखा, पितृसत्तात्मक परिवार में पिता की बहन बुआ को, जिसे पितृस्वसा, पितृस्वसा मतलब पितृ की, पिताजी की उत्तराधिकारी या पिताजी के बाद चलने वाली, का विशेष महत्व पाया जाता है ना। और क्या होता है इसमें, पितृसत्तात्मक समाजों में भी पिता की बहन बुआ जी के विशेष महत्व। ऑलमोस्ट देखो आप, बहनों को कैसे करके फिर बनाया जाता है, आप जानते ही है कि भाई के घर रहना, ये रहना, वो रहना, जमीन नहीं लेना, ये है ना। तो बुआ जी का चलता है, हर परिवारों में बुआ जी का चलता है। उसको कहा जाता है आपका पितृश्रेष्ठ, है ना, पितृश्रेष्ठ। इसमें क्या है ना, तो इस प्रथा के अंतर्गत बुआ अपने भाई के बच्चों का लालन पालन, नियंत्रण। हाँ, कभी कभी क्या होता है, मतलब भाई की पत्नी मतलब भाभी मर गई, तो बुआ जी अपने पास रखेंगे बच्चों को, या जनरली बुआ जी बोल देगा अरे छोड़ान में पढ़ नहीं जाएगा, तो बुआ की ज़्यादा चलती है। या बुआ जी इन बच्चों को संभालते, आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे अपने बुआ के वहाँ रहते हैं। ठीक, तो और क्या रहता है इसमें, ये भारत में टोडा जनजाति के बच्चे का नामकरण बुआ करती है, सबसे इंपॉर्टेंट। अपने यहाँ भी चलता है, बड़े बुआ जी बड़े फूफा जी ने, मनीष जी का नींद निकाल रहे हैं। तो भारत में टोडा जनजाति में बच्चों का नामकरण कौन करती, बुआ जी। और मध्य प्रदेश की गौंड और भील जनजातियों में बच्चों का नामकरण कौन करता है, नाभीकरण। नाभीकरण, नाभि वो देते हैं ना, वो गलिया देते हैं, गलिया देना बोलते हैं, है ना, गलिया देते ना, कुछ खिलाते, बोले कभी गुड़ खिला दिया, नहीं सुना आप लोग, शहद चटाते बच्चों को, जब किसने बोला, कोई भी बुआ जी बोले जो तेज होता है उस, कोई भी नहीं, जो तेज होता है वो क्या बोले, हाँ कुछ क्यों बोलते, पहली बार कुछ करते हैं ना, मतलब फिर उनको बोलते कि वो तो उस पे गई है, ताकि क्योंकि उसके है ना। तो अब मेरे भी एक बुआ जी वो तेज तरह वही देते हैं बच्चों को सब। अब अगला है आपका स्र प्रस्विता या सकष्टी, ये क्या है, प्रस्विता मतलब होता है जब महिला क्या होती है, बच्चा रहती है, बच्चा होता है महिलाओं के, तब क्या होगा आपका, जो पत्नी दुख झेल रही है, खाना छोड़ रही है, लोग छुआछूत नहीं करते, बच्चा होता है बोले कि हपड़ी ना हो, है ना, हॉस्पिटल जाके आए, सेम जो पत्नी के साथ होता है, ऐसा कैसा पति उसको क्या करता है, फॉलो करता है। बच्चा तो पति के हो नहीं सकता, तो पति वो कष्ट झेलता है। तो प्रस्विता या सकष्टी मतलब अपनी पत्नी जो चीज़ें झेल रही वो पति भी झेलेगा। ये क्या है आपका, एक प्रकार का नियामक भी है, जनजातियों में पाया जाता है, हर जगह ऑलमोस्ट नहीं पाए। पढ़े लिखे समाजों में मूर्ख लोग रहते हैं, है ना। जो देखो पढ़े लिखे समाजों में क्या रहता है, सेल्फ सेंट्रिक व्यक्ति होता है, हमारा अपना सोचता है,
जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं वहाँ पर सबका समूह का सोच के चलते हैं। तो क्या लिख रखा है यहाँ पर, इस प्रथा का संबंध प्रसव काल से, सबसे इंपॉर्टेंट है ये कि सप्रसव सकष्टी किसे कहा जाता है, तो सप्रस्विताया, सहप्रस्विताया, सप्रस्विताया सकष्टी। जो पत्नी झेल रही है वो का वही पति झेलेगा। ठीक है, क्या होता है तब पुरुष को उन सभी निषेधों का पालन करना होता है जिनका पालन उनकी पत्नी करती है। पत्नी करते ना, बोले ध्यान रखना है, खाना नहीं है, खराब चीजें नहीं खाना, ये नहीं खाना है ना। और क्या होता है, पति उन सभी कष्टों को झेलता है जो प्रसवता को होता है, जैसे कि पक्के भोजन, वो भोजन उबला हुआ भोजन खाना, बोले तेज मसाले वसाले नहीं खाना, है ना। प्रसवा के कमरे में निवास, मतलब जो पत्नी जहाँ रह रही है वहीं वो रहेगा। और उसके बाद क्या है, छुआछूत का पालन भी इसमें करना रहता है कि आप छुआछूत नहीं करेंगे, इसके टच नहीं होंगे, ये सारी चीज़ें। वो रहता है ना कि बोले सूतक में हो गया घर, तो उसको फॉलो कौन करेगा, पति भी करेगा पत्नी के साथ साथ। तो ये हो गया सप्रस्विताया सकष्टी। उदाहरण के लिए खासी और टोटा जनजाति और उराव तथा हो जनजाति। हो एक जनजाति है ना, हो जनजाति आप जब है ना भारत की जनजातियाँ पढ़ेंगे ना तब। तो ये क्या है, अब हम इसका निष्कर्ष निकलेंगे। क्या है, क्वेश्चन आया देखो क्वेश्चन ऐसे आएगा कि नातेदारी से आप क्या समझते हैं, नातेदारी के नियामक या रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है, नातेदारी किस आधारों पर बनी हुई है, तो नातेदारी समझा देंगे। उसके बाद ये 6 चीज़ें लिख देंगे और उसके बाद स्पष्ट लिखेंगे। अतः स्पष्ट है कि नातेदारी व्यवहार, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं आप, है ना, विभिन्न समाजों में इसकी सामाजिक स्थिति के अनुरूप देखने को मिलता है, जिसे संबंधों में प्रगाढ़ता, मधुरता, ये सब परिहास पर है ना। और वर्तमान आधुनिकीकरण, पश्चिमीकरण तथा भौतिकवाद के चलते नातेदारी के संबंधों में आमूल चूल बदलाव हो रहा है। ये हमने पुराने जमाने के हिसाब से देखा था, लेकिन वर्तमान में क्या हो रहा है, चीजें बदल रही है। मनीष जी थोड़ा रोको तो उसको, पानी भर के लाओ यार। तो क्या देख लिए कि नियामक क्या है नातेदारी को, या व्यवहार क्या है, रूल्स और रेगुलेशन क्या है। अब हम देखेंगे जो हमारे मेंस में क्वेश्चन आया हुआ है कि परिहास और परिहार में अंतर। आप जानते हैं क्या अंतर है, ऐसे ही देख लो, इसको पढ़ना नहीं। क्या अंतर है बताओ, परिहार और परिहास में क्या अंतर है। परिहास में क्या कर सकते हैं आप, हंसी मजाक कर सकते हैं, परिवार में डिस्टेंस रखते हैं, है ना। और परिवार संबंधों के बीच अंतःक्रिया टालने पर बल दिया जाता है परिहार में, और परिहास में अंतःक्रिया करते हैं। परिहार में है ना, मतलब हम जुड़ के रहते। परिहार में कौन शामिल होता है, सास ससुर वगैरह, और परिहास में देवर भाभी हो गया, साला जीजा हो गया ये। और परिहार में गंभीर वातावरण रहता है, माहौल बहुत गंभीर रहता है, बोले ऐसे कैसे बोल दिया, जबकि परिहास में कुछ भी बोल दिया कोई मतलब नहीं। जबकि परिहार में वातावरण गंभीर रहता है, लोग सीरियस रहते, परिहास में ठाके मारते, हाँ हाँ ही करते ये। और परिहार में अनुशासन होता है, परिहास में अनुशासन होता है क्या, क्या अनुशासन, दोस्तों में कभी अनुशासन होता है, कभी कमरे में रह के देखो आप तो कभी पता चलेगा आपको। अच्छा, और परिहार में हम दूरी बनाए रखते, विमुख रहते लोगों से। विमुख मतलब एलियनेटेड, अलगाव रहते। एलियनेटेड का मतलब समझ तब कि एलियनेशन, अलगाव होना। मान के चलिए आप कुछ काम कर रहे और उससे आपको दूरी हो जाए, बोला कोई मतलब नहीं यार। तो परिहार में हम अलग रहने की प्रयास करते और परिहास में हम पास जाने का प्रयास करते। और बस ये हो गया, परिहार में रक्त संबंध पाए जाते हैं, जबकि परिहास में विवाह संबंध वगैरह पाए जाते हैं। परिहार में जैसे कि माता पिता, सास ससुर से जो अपना डिस्टेंस रहता है, रिस्पेक्ट वाली बात आ जाती है। और परिहार में संबंध मतलब सम्मान की बात रहती है। परिहास में सम्मान जैसा कुछ नहीं, मजाक मस्ती हंसी टिटोली। तो अब हम क्या देखें, इन सभी चीज़ों के आधार पर हम क्या कह सकते हैं, परिहार और परिहास विपरीत नियामक है, दोनों अलग अलग चीजें। वेरी वेरी मोस्ट एमपी, परिहार बिल्कुल अलग, परिहार बिल्कुल अलग है, दोनों एक दूसरे के विपरीत है। लेकिन दोनों में नातेदारों के बीच, ये दोनों क्यों हैं, लोगों को जोड़ने का काम करते हैं, बनाए रखने का काम करते हैं, नातेदारी को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। ये हो गया आपका नातेदारी वाला टॉपिक खत्म, किनशिप खत्म। अब इसके क्वेश्चन क्या है प्रैक्टिस के लिए, देख लो आप। नातेदारी की परिभाषा दीजिए। प्रथम नातेदारी क्या है, नातेदारी के कोई 2 कार्य लिखिए। नाते है पितृ श्रवश्रेय, है ना, इसमें क्या होता है, बुआ जी की चलती वो है ना। नातेदारी की प्रमुख विशेषता समझाइए, आपको समझा रखे हैं हम। नातेदारी में सामाजिक व्यवहार का नियमन करती, स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन लिख के लाना आप तो। नातेदारी सामाजिक व्यवहार का नियमन करती है ना। किनशिप रेगुलेट द सोशल, क्या करती है, किनशिप रेगुलेट द सोशल सिस्टम या सोशल बिहेवियर, ऐसा लिखो। हाउ टू किनशिप, ऐसा लिखो, हाउ टू किनशिप रेगुलेट द, हाउ टू किनशिप रेगुलेट द, हाउ टू किनशिप रेगुलेट द सोशल बिहेवियर। नातेदारी सामाजिक व्यवहार का नियमन करती है, स्पष्ट कीजिए, है ना। ये समाज को बनाए रखती है, नियमन मतलब रेगुलेट करना,
नातेदारी कैसे समाज को चलाए रखती है, या नातेदारी को चलाने के लिए क्या क्या सिस्टम है। अरे ये भी बताए ना आपके परिहास ने, ये है ना, ये तो नातेदारी। अब अगला देखो आप MPPSC मेंस 22 में क्या है, नातेदारी में परिहास संबंध और परिहास संबंध में, परिहार और परिहास संबंध में अंतर स्पष्ट कीजिए, जो कि आपको भी बताया हमने। बोलो इतना फास्ट बता दिया, कैसे करेंगे 10 नंबर में भैया, उससे पहले हमने डिटेल में भी बताया, ठीक है, बिल्कुल वही होगा ना, क्वेश्चन पॉसिबल है ना। अब अगला टॉपिक है आपका वंश या डिसेंट, इसको पढ़ेंगे हम कल। ये पढ़े एक ही पेज सर, ऐसा करते ना, चलो सब्जेक्ट लेके चलते रुको, 1 घंटा ये पढ़ेंगे हम अभी। हाँ सर, एक ही पेज हाँ, तो अगला टॉपिक है आपका वंश, क्या है, डिसेंट, वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे टॉपिक है, क्या है, डिसेंट है उसमें भी। गोत्र भी लिखा है, किनशिप भी लिखा हुआ है। हाँ तो वो एक ही बात है, वंश या गोत्र अलग है, गोत्र अलग टॉपिक है, वंश अलग है, डिसेंट बोलते हैं इसको, डिसेंट आगे पीछे होगा, देखो उसमें गोत्र और इसको बोलते हैं क्लैन, गोत्र, ट्रेडिशन। अच्छा, गोत्र को तो क्लैन बोलते हैं, क्लैन के डिसेंट डिसेंट तो है ही नहीं इसमें, है, एक्सीडेंट नहीं है, इसकी अलग पहचान है। क्लैन बोलते गोत्र को। ला मुझे दो। अरे तो आपके में समझ कि वो सकल भाषा इसमें सिंपली से करता है। किनशिप, कैटेगरीज ऑफ किनशिप, एवेंकुलेट, गोत्र, ट्रेडिशन, ये रहा ना, हाँ इसमें गोत्र है। बेस्ड ऑन प्राइमरी सोसाइटी, कैरियर ऑफ कल्चर, इम्पोर्टेंट ऑफ किनशिप, महत्व हो गया, लीनेज ग्रुप, लीनेज या गोत्र, ट्रेडिशन। अच्छा ला दे दे। हाँ यही है ना, लीनेज और गोत्र एक ही है, ये टॉपिक आप है, लीनेज या गोत्र, ट्रेडिशन या लीनेज ग्रुप एक ही होता है ना, ये आपका एक ही टॉपिक है, ठीक है। प्राइवेट ही कर लो, तो प्राइवेट कर लो ना, हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं, कर लोगे तो समझना बहुत काम आएगा आगे जाकर। अरे यार जो थोड़ा सा भी सक्षम है ना, आप यार उसमें बीएड में भर दो ना फॉर्म, छात्रवृत्ति आ जाएगी, 2-3 महीने के लिए उधार लेना किससे, जैसे अभी फॉर्म भरा, अभी चलेगा अगला, शायद मुझे लग रहा है चल रहा होगा वो एडिशनल राउंड। कितने % है आपके बीए में? तो फिर तो बोलो इतने में तो नहीं होगा, मास्टर में कितने हैं? उसमें फिर संभावना है क्योंकि लास्ट राउंड चल रहा है, 66, तो मास्टर्स के आधार पे आप डालो। अरे जो SC और ST वाले उसको तो कर ही लेना चाहिए बीएड, पूरी स्कॉलरशिप। जैसे आपकी कॉलेज की फीस कितनी है, 40,000 रुपये लगती है पूरी, मतलब 1 साल में देना है 40,000, 5-5 हज़ार भी कर दे सकते हो आप, और स्कॉलरशिप है आपकी 38,000 रुपये, 2,000 रुपये घर से देने, बस एग्जाम फॉर्म के लगते 4200 रुपये, बस और कुछ नहीं। तो कोशिश करे करो यार, वो बहुत काम आएगी। आपका हो गया एडमिशन? नहीं लिया, क्यों? वो कॉलेज अच्छा नहीं, उस कॉलेज में सिर्फ आपको एग्जाम देना है रतलाम में, और कुछ नहीं करना। अरे सर वो भगत सिंह कॉलेज में जाना पड़ता है ना, वो सब वो असाइनमेंट करवाने थे, वेरी बैड। वो बंद हो जाता है सर लेकिन जल्दी, और मैं घर से आती और वापस जाती ना, इतने तो नामली में भी हो सकता है वेरीफाई आपका, किसने बोल दिया? नामली में वेरीफाई हो जाता है, रतलाम में करा लेते वेरीफाई, कहीं भी। मैंने डाले थे दूसरे कॉलेज। अरे वेरिफिकेशन बोल रहे हैं ना आप, कहीं भी करवा सकते हो। 5,000 कटा देते, 5,000 कटा दिए ना आपने, तो फिर तो खत्म, बोलो। तो हमारा टॉपिक क्या है, वंश या डिसेंट। अब वंश आप जानते हो कि क्या होता है, वंश का संबंध पूर्वजों से होता है, खत्म बात। मतलब हमारे पूर्वज, बोलो हम उस वंश के हैं, बोलो हमारा वंश बढ़ाएंगे, महाराणा प्रताप के वंशज जो वंश बढ़ाए, वंश है ना। वंश मतलब आपका जो पुराने संबंध रहते हैं। तो क्या लिख रखा है, वंश शब्द का प्रयोग उन सभी लोगों का वर्णन करने के लिए किया जाता है जो किसी विशेष पूर्वज के वंशज है। क्या है, विशेष पूर्वज, क्या है, स्पेशल, उनके जो डिसेंट वाले लोग, विशेष पूर्वज। क्या लिख रखा है, पूर्वज को विशेष पूर्वज मतलब हमारा पुराने जमाने के जो लोग हैं, है ना। जैसे वो बोलो हमारे वहां से निकले हुए हैं, वहां से आए हुए हैं, ये सब रहता है। और रिवर्स महोदय, रिवर्स इन्होंने परिभाषा दी, लिखिए वंश की परिभाषा किसने दी, रिवर्स ने, रिवर्स। रिवर्स
रिवर्स ने क्या बोला है, वंशानुक्रम का शब्दों दो अर्थों में किया है, दो अर्थ किए उन्होंने वंश के बारे में। क्या बोला है रिवर्स ने, एक तो बोला है कि एक उस विधि के रूप में जो किसी समूह की सदस्यता का निर्णय करती। आप आपके घर में पैदा हुए मतलब आपको आपके उस जाति की, उस घर की सदस्यता मिल गई। मान के चलिए मैं राजपूत घर में पैदा हुआ तो मुझे क्या आइडेंटिटी मिल गई, राजपूत की। लड़का पैदा हुआ तो लड़के की। तो एक उस समूह के रूप में हमें पहली विधि क्या है, जो हमें किसी समूह की सदस्यता मिलती है। तो पहला क्या बोला उन्होंने, किसी समूह की सदस्यता क्यों मिलती है, क्योंकि आप किसी वंश से संबंध रखते हो, तो समूह की सदस्यता मिलती है, समूह की सदस्यता मिलती है। और दूसरा क्या है, जो अपने संपत्ति का और अधिकार का निर्धारण किया जाता है। आप मेरे घर में पैदा हुआ मैं तो मेरी पापा की संपत्ति मुझे मिलेगी, तो संपत्ति का भी निर्धारण किससे होता है, वंश से। संपत्ति का और अधिकार का निर्धारण, मतलब संपत्ति व अधिकार का निर्धारण। तो क्वेश्चन आएगा कि रिवर्स ने वंश के बारे में क्या कहा। तो वंश क्या होता है आपका, वंश का अर्थ हम दो प्रकार से देख सकते हैं। पहला प्रकार है, अगर हम किसी वंश में पैदा हुए हैं तो हमें उस समूह की सदस्यता मिल जाए। जैसे मैं किसी राजपूत घर में पैदा हुआ तो मुझे सदस्यता की मिल गई राजपूत की। वहीं पर मैं मेरे पिताजी की जमीन का हकदार बन गया, मेरी बहन होती तो वो भी होती। तो आपको अधिकार मिलता है किसी संपत्ति पर और उस परिवार पर। तो वंश के माध्यम से आपको क्या मिलता है, एक तो आपको राइट टू प्रॉपर्टी मिल जाता है और एक आपको मेंबरशिप ऑफ अ ग्रुप, पर्टिकुलर ग्रुप। जैसे पर्टिकुलर कोई ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ ब्राह्मण, कोई जनजाति घर में हुआ जनजाति, कोई एससी घर में पैदा हुआ एससी, कोई ओबीसी हुआ तो ओबीसी, आपको उस ग्रुप की मेंबरशिप मिलती है, ऐसा होता है। तो वंश को कैसे जुड़ा रहता है, वंश सामान्य तो पूर्वजों से जोड़ा जाता है ना। तो आप लिखेंगे क्या कि बोले वंश क्या है, वंश से आप क्या समझते हैं आप वंश से, कि वंश का मतलब होता है हमारे पूर्वजों से जुड़े रिश्ते, ठीक, पूर्वजों से जुड़े रिश्ते, और उसको आगे बढ़ाया जाता है। अब हम इसकी देखेंगे परिभाषाएं, वंश की परिभाषा देखेंगे कि वंश की डेफिनेशंस क्या है। परिभाषा आपको दिख गया नेहा, दिख गया ना कि नहीं दिखा, नहीं दिखा, नहीं, चलो हम मैं बताऊंगा अभी। इसमें अलग है ना इसलिए। हाँ, तो वंश की परिभाषा क्या है, रिवर्स ने क्या बोला है, इसकी इंग्लिश बहुत डिफिकल्ट है। रिवर्स ने क्या बोला है, वंशानुक्रम का तात्पर्य ऐसे समूह से जिसका सदस्यता जन्म। तो क्या है देखो, डिसेंट इज रिलेटेड टू, किससे है, मेंबरशिप बाय बर्थ मिलती है। लिखो रिलेशन ऑफ डिसेंट, डिसेंट का संबंध क्या है, डिसेंट है ना। वंशानुक्रम का संबंध किससे है, जिसकी मेंबरशिप कैसे मिलती है आपको, मेंबरशिप कैसे मिलती है, बाय बर्थ, मेंबरशिप कैसे बाय बर्थ। तो क्या आएगा कि वंशानुक्रम का संबंध किससे है, कि आप अगर किसी वंश से संबंध रखते हो तो आपको मेंबरशिप मिल जाएगी। तो वंशानुक्रम, रिवर्स ने क्या बोला कि वंशानुक्रम का संबंध किससे है, जन्म से, जो क्या करता है बाय बर्थ, और किससे मिलती है, अपने पेरेंट से मिलती है। किससे मिलती है, पेरेंट से, है ना। और गेन कैसे करते हैं हम, पेरेंट से, जो कि कैसे करते हैं, और यह माता पिता के किसी पक्ष में से है। मम्मी के घर पे गए अगर माता तुल्य परिवार है तो माता जी की आइडेंटिटी मिल जाएगी, और पिताजी का तो पिताजी की आइडेंटिटी आपको मिल जाएगी, ठीक। अब अगला है रेडक्लिफ ब्राउन, क्या बोला है, रेडक्लिफ ब्राउन ने क्या बोला है कि वंशानुक्रम एक कानूनी अवधारणा, वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी, क्या है, एक लीगल है ना, क्या है, डिसेंट इज ए लीगल कॉन्सेप्ट। इसमें क्या अतः कहा जा सकता है, वंशानुक्रम व्यवस्था जो संतानों को उनके माता पिता एवं पूर्वजों से जोड़ती, एक ही बात है। क्या है, डिसेंट इज ए लीगल टर्म जो कि अपने बच्चों, चिल्ड्रन को कैसे जोड़ती है, पेरेंट्स से। कि अगर आप मान के चलिए एक बच्चे ने क्या कर दिया, पिताजी केस लगा दिया, क्या बोले मेरे पापा काम का बोलते, मैं तो इन्होंने पैदा करा है, अभी का केस है कि उन्होंने पैदा करा, मुझे संभालेंगे, मैं नौकरी क्यों करूं। तो बच्चन अब माँ बाप बोलते बेटा तू गलती से पैदा हो गया, मेरे यहाँ नहीं है, फिर क्या होगा। ये बाप अगर माँ बाप ने बोल दिया बेटा तू गलती से आ गया, मैं तो चाहता भी नहीं था, तुझ क्यों आया, तो फिर क्या करोगे, ये हो गया ना। तो ये फोकट बात कैसे बोल सकता है, बोल दी एक लड़के ने। तो आपको लीगल आधार मिल जाता है कि ये मेरे माँ बाप है, तो मुझे संपत्ति भी देंगे, मुझे पढ़ाएंगे लिखाएंगे, मेरा पालन पोषण करें, फिर मैं बाद में इनका करूँगा। तो वंशानुक्रम क्या है, आपको परिवार को जोड़ने का काम कर रहा है ना। बोले इस वंश के आधार पर हम जुड़े हैं। ये बंद करो तो मनीष जी, मैं इनके ढूंढ के बताऊँ यार, 2 मिनट बंद करो यार, 1 मिनट। तो ये देख लिया हमने वंश की रिवर्स महोदय और ब्राउन के अनुसार परिभाषा है। रिवर्स ने क्या बोला है बताओ,
कि आपको अधिकार मिल जाता है संपत्ति पे, माँ बाप से जुड़े रहते। और रेडक्लिफ ब्राउन ने क्या बोला है कि यही आप बच्चे के लिए कानूनी अवधारणा है जिससे बच्चे माँ बाप से जुड़े रहते। अब हम देखेंगे वंश की विशेषता या लक्षण, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिसेंट या लीनेज। इस डिसेंट को क्या बोला जाता है? लीनेज भी बोला जाता है। क्या बोला? लीनेज है। फीचर्स, फीचर, कैरेक्टरिस्टिक और टाइप, ये देख सकते हैं हमें ना किसकी लक्षण को लक्षण फीचर बोल सकते हैं, टर्म्स बोल सकते हैं, लक्षण का देखना पड़ेगा। कैरेक्टरिस्टिक मान सकते हो आप, एक विशेषता या लक्षण ऐसे ही। हाँ, विशेषता और लक्षण एक ही है ना। तो वंश का संबंध किससे होता है? जनरली पूर्वजों से, जो कि क्या होते हैं? वास्तविक होते हैं, न कि काल्पनिक। वंश नहीं ऐसा बोलो हमारा संबंध उनसे नहीं, वास्तविक रूप से संबंध होता है ना। जैसे आप इतिहास पढ़ते तो रहता कि नहीं रहता कि वहां पर ये जानकारी मिली, अशोक की जानकारी मिली, इनकी जानकारी मिली। तो अगर क्या है इनका संबंध, क्या होता है? वास्तविक होता है। वो कल्पी जिसके अंदर क्योंकि वो पूर्वजों से आती है हैं? और वो जो गोद लेते हैं वो पूर्वज थोड़ी होते हैं। हाँ, वो तो कल्पना है ना। तो वंश का संबंध जनरली किससे होता है? वास्तविक। ये काल्पनिक नहीं होते है ना, ये किससे होते हैं? वास्तविक होते हैं। और अगला क्या होता है? वंश की सदस्यता जन्मजात होती है, मतलब क्वेश्चन है पैदा होंगे तभी मिलेगी है ना। तो डिसेंट की मेंबरशिप हमें बाय बर्थ मिलती है। एक तो क्या है? डिसेंट का रिलेशन है आपका एक्चुअल, इसमें लिख रखा है रियल रिलेशन है, ये इमेजिनरी नहीं है। दूसरी बात इसकी मेंबरशिप कैसे मिलती है आपको? बाय बर्थ। मेंबरशिप कैसे मिलती है? बाय बर्थ। जन्म के आधार पर आपको वंश की सदस्यता मिलती है। और वंश व्यवस्था क्या है? जैसे इसका संबंध है ब्लड रिलेशन। इसका एग्जाम्पल क्या आपका? ब्लड रिलेशन। आपके पापा जी का आप हो तो आपका डिसेंट क्या है? आपके पापा। आपके वंश किसके हैं? आप आपके पापा के। और आपके पापा के किसके? हाँ, बिल्कुल डाल सकते हैं, बोले ये वंशावली है ना। लेकिन हम कोशिश करें छोटे उदाहरण लिखे ना, इतना ज़्यादा नहीं लिखना उनको। अब अगला है आपको, क्योंकि हम ये क्या पढ़ रहे? सोशियोलॉजी पढ़ रहे हो। समाज शास्त्र यूनिवर्सल सब्जेक्ट है, पूरी दुनिया में चलता है और हर समाज में, हर सोसाइटी में क्या है? ये सारी चीज़ें पाई जाती है ना। अगला क्या है? वंश व्यवस्था को, अच्छा, इसको सोशल एक्सेप्टेंस है। तो वंशावली को क्या है? सामाजिक स्वीकार्यता प्राप्त है, मतलब समाज ने इसे स्वीकार कर रखा है कि हाँ वंश भी कुछ होता है। तो वंश व्यवस्था को क्या है? सोशल एक्सेप्टेंस है, ठीक। और अगला क्या है? वंश समाज पर, वंश के आधार पर ही समाज और विवाह संपत्ति सब। देखो आप देखते हैं ना कि बोले उस वंश में हम शादी नहीं करेंगे, बोले हमारा वो सिंधिया वंश में शादी हुआ करती थी, बोले मुगलों ने ये शादी करी। तो वंश के आधार पर विवाह होता है, समाज बना रहता है, बुलाते हैं लोग, आना जाना रहता है, देता कि नहीं रहता आजकल, है ना। वंश का छोटा रूप है जातियाँ, बोले उस जाति के या उस वंश के है। और अगला क्या है? वंश के अंदर शादी नहीं होती ना सर? क्यों नहीं होती? वंश में ही होती है ना, राजपूतों की राजपूतों में होगी, गोत्र में नहीं होती। गोत्र में नहीं। अगला कॉन्सेप्ट गोत्र है। तो वंश और गोत्र अलग फिर बिल्कुल, वंश ये है, डिसेंट ये है, इसके अंतर्गत गोत्र आता है। फिर टोटल अच्छा। अब क्या है? सामान्यतः एक ही वंश के सदस्य के बीच आपसी संबंध वर्जित है, मतलब एक ही वंश, मतलब राजपूत है तो राजपूत। समझ नहीं आया, वंश और गोत्र अलग अलग कैसे? सरनेम, तेरा सरनेम है ना कुमावत। आप कुमावतों में आपके किस गोत्र हो गया वो। तो मेरा वंश क्या होगा फिर? वंश पूछना आपके पापा से। सबकी अलग अलग, सब समाज के अलग अलग वंश, सबके वंश। हाँ, जैसे मैं क्या, मैं सोनगरा हूँ, प्रिया राठौड़ है, तो सोनगरा और राठौड़ में शादी हो जाती है। लेकिन हाँ, मामा जी महाराणा प्रताप के जयवंता बाई सोनगरा थे, है ना। और मेरे मामा जी सिसोदिया है, मान के चलिए। तो अब मेरी शादी एक तो सोनगरा में नहीं हो सकती, क्यों? क्योंकि सेम है। एक सिसोदिया में नहीं हो सकती क्योंकि मामा सेम है, बाकी कहीं भी हो सकती है। बाकी गोत्र देखनी पड़ती है कि बोले सोनगरा कैसे। अब राठौड़ में भी अलग वेरिएंट रहता है, सोनगरा में भी अलग वेरिएंट रहता है, ऐसा। महाराणा प्रताप के मतलब मामा के लड़के मतलब भाई लग रहे क्या सर? नहीं, महाराणा प्रताप भानेजी हमारे, डेट मतलब महाराणा प्रताप के मम्मी का नाम था जयवंता सोनगरा, है ना। तो भानेजी अजब दे पवार है ना, अजब दे। अरे महाराणा प्रताप नाटक देखोगे आपको आनंद आ जाएगा, बहुत देख लेना। मतलब यार वो देख के आप है ना, ऐसा मन करता है क्या है यार ये, तो ऐसा लगता है ना कि व्यक्ति यार। अरे आप 10 एपिसोड देख लिए
आपको इतनी सारे देख लो, क्या ऐसी बेचैनी होगी कि यार ये क्यों खत्म नहीं हो रही है यार, ऐसा लगे 15 और यूट्यूब पे यूट्यूब पे आते पूरे episode। 539 एपिसोड है, 30-40 मिनट के, 15 दिन में देख लेते, 15 दिन बस। और गाना आता है जो और फिर से आया, ऐसा लगता है ना अंदर से ऐसी सनसनाहट होती है कि ये फोकटी पिक्चर में नहीं होता, शानदार है। और इतना हाई क्वालिटी प्रोडक्शन इतना शानदार है ना उसका कि आपको आनंद आ जाएगा। और जयवंता बाई की उनकी मम्मी महाराणा प्रताप की मम्मी को सुनते रहो, आपको अंदर से ऐसा मतलब जो आपको लगता है अंदर से कि यार वास्तव में यार महाराणा प्रताप क्यों बने, उनके मम्मी क्या है, ने वो फोकटिया वो जगमाल क्यों बना, क्योंकि उसकी मम्मी कैसी थी। जैसे माँ बाप होते हैं ऐसे बच्चे होते हैं, है ना। अरे मतलब यार आप देखोगे, आपने नहीं देखी, वेरी बैड, देखना चाहिए, बहुत शानदार। महाराणा प्रताप तो अब वंश में आपसी संबंध में विवाह नहीं होते जनरली, आपसी में मतलब सेम वंश है। जैसे मैंने क्या बोला, सोनगरा है तो उनका वंश एक हो गया, तो वो नहीं कर पाएंगे। बाकी अब राजपूतों में क्या है, राजपूत एक गोत्र है, उसमें बहुत सारे होते हैं। और वंश क्या हो गया आपका, ये हो गया, मतलब मान के चलिए मैं सोनगरा हूँ, कोई और सोनगरा तो उसकी शादी नहीं होगी, पर कोई राठौड़ हो गया, कोई दूसरा और हो गया तो उसकी शादी हो सकती है। गोत्र और समाज भी अलग अलग होती है। समाज बिल्कुल अलग चीज है। गोत्र जैसे कि मैं कुमाऊं हूं ना, तो ये मेरा पता नहीं क्या है, और जो गोत्र है ना वो मतलब वो मेरी खनाड़िया है जैसे बोलते हैं, तो मतलब क्या हुआ, तो देख तू क्या कुमाऊं है ना, और केवल खनाड़िया में आपकी शादी नहीं होगी, बाकी सब में हो जाती है। हाँ ऐसा होगा। तो वो क्या है आपका, वो गोत्र है, वो भाई है, तो उनका वंश एक है। बाकी दूसरे कुमाऊं तो मत कर लोगे, तो वो तो एक क्या है आपका पूरा ये है ना, डिसेंट है, समाज भी मतलब बस। वो इतना कंफ्यूज नहीं होना है, मेरी सरनेम खड़िया है, मैं खड़िया में नहीं कर सकता, बाकी किसी में भी कर सकते हैं। वो समाज है। पारगी भी रहते हैं इसमें, हाँ पारगी रहते हैं। पारगी सरनेम लगाते हैं। हाँ, खड़िया खड़ी, खराड़ी भी एक ही, खड़िया और खड़ी एक है। कैसे भैया? मतलब खड़िया की उपजाति लगती है भैया। मतलब एक लड़का है ना, उसको मुझसे बोलते हैं। हाँ हाँ, एक स्टूडेंट भी थी, ये रही है हाँ ये भी सर है ना, सुहाना खराड़ी। चल डामर, डावर। तो डांगर है, पर डावर लगा डॉक्यूमेंट में सब गलत हो गया, तो मैं गलत ही चला रही। अच्छा, और अगला क्या है, वंश का आकार निश्चित नहीं होता है, इसकी नो फिक्स साइज, वंश की साइज फिक्स नहीं है ना, फिक्स साइज नहीं। अतः ये छोटा 3-4 पीढ़ियों का होता है और बड़ा 4-5-7-8 पीढ़ियों का भी हो सकता है। जैसे अगर आप देखेंगे चित्तौड़ का ही देख ले, तो महाराणा प्रताप के वंश कितने हैं, फिक्स थोड़ी है क्या, कितने बड़ा 1500 साल से गिने आ रहे। और किसी का ऐसा होगा कि बोले 2-3 जनरेशन हुई है ना। ये समझ में नहीं आता, जैसे कि रावल रतन सिंह है, फिर ये सिसोदिया, मतलब सिसोदिया, इनका मतलब बब्बा रावल, फिर रतन सिंह रावल, फिर रावल इनका ये है गोत्र है। जैसे मैं लगाता हूँ सोनगरा, रायावत सोनगरा है, हम ऐसा लगाते। राठौड़ में भोपतोत राठौड़ अलग होता है, राठौड़ में भी अलग वेरिएंट है, तो कोई अपना नाम ये लगाना पसंद करता, कोई जैसे आपने लगा लिया रोहित भील और रोहित खराड़ी, तो दोनों एक ही बात है। आपको पसंद ये आया, या जनरली वो कर देते, वो ऐसा वो प्रोनाउंसिएशन के ऊपर रहता है, ऐसा है ना। इसलिए हमें लगा यार रावल तो अलग है, नहीं है ना। हाँ, और वंश के सभी सदस्य समगोत्री होते, वेरी वेरी मोस्ट। समगोत्री मतलब एक ही गोत्र होती है वंश में, समगोत्री। तो वंश के सदस्य क्या होते हैं, समगोत्री। मतलब आपके मान के चलिए मेरे दादाजी भी सोनगरा रहे होंगे, मेरे पापा सोनगरा, मैं सोनगरा, मेरी बेटी सोनगरा होगी, उसके बच्चे क्या होंगे, उसके तो अलग हो जाएंगे। बेटा हुआ तो उसके फिर ये होंगे, ठीक। हाँ, तो यार शादी होगी उसकी तो दूसरी परिवार बनेगा ना उसका। तो मतलब मम्मी और पापा दोनों की जो गोत्र वाले होते हैं उनसे नहीं होती शादी ना। हाँ एग्जैक्टली, बस पापा की जो सेम गोत्र उसमें नहीं होगी, मम्मी की जो सेम गोत्र उसमें। देखो शादी होती है ना, तो अरे यार आप लोगों को बेसिक चीजें नहीं पता। देखिए मान के चलिए मैं क्या लगाता हूँ, सोनगरा लगाता हूँ, है ना। अब मेरी और मेरे मामा जी क्या है, सिसोदिया है, ठीक। सुनते उनते हो नहीं, सबसे बड़ी दिक्कत ये है, इसलिए चीजें नहीं आती समझ में। तो मेरी शादी किसमें नहीं हो सकती, 5 जगह नहीं हो सकती, है ना। 5 ऐसी जहाँ पर केवल रोटी व्यवहार है, बेटी व्यवहार नहीं है। हाँ, रोटी व्यवहार मतलब खाना खा सकते हैं बैठ के, मेरी है ना। ऐसे सबके रहता है, ऐसे है ना। हाड़ा, चौहान, खींची, है ना, और देवड़ा,
और आपके तो पृथ्वीराज चौहान भी रिलेशन में आ रहे हैं, है। हाड़ा कौन से हाड़ा वो भी है। ठीक, ये क्या है, इन पांचों में हमारे बैठने के व्यवहार मतलब रोटी व्यवहार है, बेटी व्यवहार नहीं है। और सिसोदिया मेरे मामा हैं, सिसोदिया में मेरी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि मामा में थोड़ी बन सकते हैं, शादियां थोड़ी हो सकती है, मामा बने की नहीं हो सकती। बाकी किस में हो सकती है? राठौड़ से हो सकती है, डोडिया ही है मतलब वो वो। जो हर्षिता मैम थे मतलब आपके रिलेशन में। हाँ, अच्छा, अब मेरे मामा जी क्या है, इनकी अलग है, सिसोदिया अलग है ये, और हर्षिता मैम अलग सिसोदिया है, और वो इसमें भी अलग अलग गोत्र चलती। देवड़ा है, नहीं हो सकती, देवड़ा तो हम नहीं है ना। डोडिया हो गया। तो सबसे ऊंचे राजपूत सिसोदिया होते हैं ना? ऐसा किसने बोल दिया? ऊंचा नीचे क्या होता है? सुना है ऐसा। फोकट सुन लिया आपने। चंद्रा हमारे घर में चंद्रावत से हो जाती है, शक्तावत से हो जाती है, शेखावत से हो जाती है, इनमें चुंडावत से हो गई है ना, है उसमें आता वो सिखा है ना। तो अब इनमें हो जाएगी, तो मतलब किनको डालते हैं? केवल एक तो जो आपके भाई बने उनको, है ना। ये पहले सबसे बड़ा भाई चौहान था, चौहान थे मतलब, है ना। तो ये अलग अलग हो गई फिर, तो एक भाई सोनगरा बन गया, एक हाड़ा बन गया, एक खिची बन गया, एक देवड़ा बन गया, ऐसे हुआ। और जो मामा जी, बाकी किसी भी जगह हो जाएगी मेरी शादी। तो समगोत्री क्या है, हमने वंश समगोत्री, तो शादी समगोत्र को छोड़कर हो जाएगी। तो ये पांचों क्या समगोत्री है, ये इनका वंश एक ही है, इनका डिसेंट एक है। डिसेंट कौन है? चौहान, इनसे ही पांचों भाई आए हैं। इनके सबके बड़े दादाजी कौन है? चौहान, उनके बाद ये पांच अलग अलग हुए थे। ठीक, तो ऐसा होता है। तो यहां क्या लिख रखा है कि वंश एक समगोत्री होते हैं। वंश में मतलब समगोत्री मतलब समगोत्र से जुड़े रहते हैं, वहां पर शादियां जनरली नहीं होती है। समगोत्र में कैसे हो जाएगी? एक वंश की दूसरे वंश से हो सकती है, जैसे सोनगरा एक अलग वंश है, राठौड़ एक अलग वंश है, डोडिया एक अलग वंश है, उनकी हो सकती है। बाकी सोनगरा की सोनगरा से नहीं हो सकती, क्योंकि ये एक ही वंश है, इसलिए इनमें शादियां नहीं हो सकती। जैसे आपके कुमाऊं में भी बहुत सारे चलते हैं, ब्राह्मणों में भी चलते हैं, सब में ब्राह्मणों में पांडे चलते हैं, शर्मा चलता है, पुरोहित चलता है, राजपुरोहित चलता है, तो है ना। ये तो वो सारी चीजें। और वंश क्या है? एक सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था। ये बेसिक चीजें पता होनी चाहिए आप लोगों को कि क्या क्या है। वंश एक क्या है? एक सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था है, मतलब सोशल एंड कल्चरल सिस्टम है। डिसेंट इज सोशल एंड कल्चरल सिस्टम। अब हम देखेंगे कल वंश निर्धारण की क्या क्या विधियां है, कि कोई वंश क्या है, इसको कैसे निर्धारित करते हैं, ये देखेंगे। ठीक, ये बंद कर दो। कितनी देर का वीडियो बना होने की? डिवाइड करने के लिए 3-4 मिनट 15 मिनट। हाँ, अब